नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेवी और मैं हूं उस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियर जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं कहाँ हैं? नेशन नाउ पर, और नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। टू ऑल आवर व्यूअर्स इन चाइना, नि हाओ। टू ऑल आवर व्यूअर्स इन जापान, कोनिचिवा। प्रदीप जी। Amariako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. आप सभी लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई। Subscribe to the channel. When you click on the icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now, the fastest growing channel of the nation. The real people's channel, Nation Now. So Pradeep ji, effectively what the message that Mr. Narendra Modi is giving is very, very simple. What he says is effectively that A, India is not a third world nation, so stop thinking like one. We are a powerful nation. We have poor people, certainly. We'll bring them out of poverty. But the first step is stop thinking like a poor nation. We are not a poor nation. हिंदुस्तान कोई गरीब देश नहीं है साहब। गुलामी की मानसिकता, as he says, इसको निकालना जरूरी है और राम मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद बहुत हद तक इस चीज को चेंज करने में सफल रहे हैं। एक तो वो चीज हो गई और दूसरी चीज क्या है कि वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है जीडीपी के हिसाब से। और अगर आप आज भी आप ये सोचेंगे कि भैया वो 2 बीघा जमीन का जो वो एरा था कि लगान और ये और वो क्या है कि वो गोदान, ये सब चीजों का भारत नहीं है अब। That's what he wants everybody to think. Very unfortunately, as far as the opposition is concerned, they also have a point. They say, look at the number of people who are under the poverty line. हिंदुस्तान में जो गरीब हैं वो बहुत ज़्यादा ही गरीब हैं और उनके बारे में आप कृपा करके अपना ध्यान उधर केंद्रित कीजिए। That's it. That's what the opposition is saying. But and at the same time, राहुल गांधी साहब बार बार ये बोल रहे हैं कि किसानों के इंटरेस्ट आपने बेच दिए, आपने खत्म कर दिए। अखिलेश यादव जी भी यही बोल रहे हैं। और अब क्या हुआ है प्रदीप जी? अब तो निशिकांत दुबे साहब कहते हैं कि परमानेंटली सस्पेंड किया जाए। किनको? राहुल गांधी जी को फॉर लाइफ, यानी राहुल गांधी जी चुनाव में लड़ नहीं सकते। वाह, आई एम अमेज्ड। ये निशिकांत दुबे जी कहते हैं। और निशिकांत दुबे जी एक पोस्टर लेकर के आए थे बहुत बड़ा, वो नेहरू जी की तस्वीरें थी अलग अलग महिलाओं के साथ। अरे यार, नेहरू जी को गए हुए 1964 में गए हैं नेहरू जी यार। कितने साल हो गए प्रदीप जी? 42 साल हो गए, नहीं 62 साल हो गए, 62 ईयर्स। अरे अभी तक पंडित नेहरू को ही लेके चल रहे हो, अभी तक सबको लेके चल रहे हो। प्रियंका गांधी जैसे बोलती हैं अभी वर्तमान की बात करो ना, अभी की बात कीजिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? खैर, इन एनी इवेंट वी विल टॉक अबाउट दैट। निशिकांत दुबे एंड किरण रिजिजू उस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं कि लोकतंत्र कैसे खतरे में, जब स्पीकर को अपने ही कैबिन में पूरे इंडिया अलायंस के लोगों ने घेर कर रखा और लैंग्वेज जो था वो ठीक नहीं था, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज स्पीकर के खिलाफ अपने ही कैबिन में उसको हाईलाइट कर रहे हैं। और लीक किसी और ने किया, मगर लीक वीडियो को किरण रिजिजू ने फिर ट्वीट करके कहा कि लुक एट हाउ थिंग्स आर। But this is very, very funny. But let's go straight across to our whichever guest we've got. We've got a very, very wonderful panel today. Let's go straight across to them. Dr. Saab, how are you, sir? Dr. Rakesh Ranjan. Good evening. How are you, sir? Namaskar. नमस्कार। I'm good, sir. What about you? Absolutely fine, sir. आपको देख करके तबीयत खुश हो गई सर इतने दिनों के बाद मोतिहारी से। क्या बात है सर, जबरदस्त। Wonderful, sir. Wonderful to see you. अब वो क्या है कि पहले जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू साहब, उन्होंने कहा कि ये किसने वीडियो बनाया, स्पीकर साहब के घेराव का वगैरह वगैरह, उसके खिलाफ एक्शन होगा, और खुद ही उस वीडियो को ट्वीट कर रहे हैं। मतलब आई थिंक देयर इज अ बिट ऑफ अ डिस्कनेक्ट ओवर हियर। एंड एट द सेम टाइम पीपल लाइक निशिकांत दुबे सर, वो पंडित नेहरू की तस्वीरें जो है अलग अलग महिलाओं के साथ बाहर जाकर के पोस्टर में दिखा रहे थे। अरे उसमें से जो आपने 3 के 4 तस्वीरें लगा रखी हैं, उसमें से 3 तस्वीरें विजय लक्ष्मी पंडित जी की हैं, एक तस्वीर जो है वो नयनतारा सहगल की है। सर, विजय लक्ष्मी पंडित जी कौन थी? पंडित नेहरू की बहन। और नयनतारा सहगल कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित की क्या बेटी। तो पंडित जी क्या हुए? उसके मामा हुए ना। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। ये क्या मान सकता है? और जैसे मैं अभी भी बोल रहा था प्रदीप जी और मैं अभी बात कर रहे थे, सर पंडित नेहरू को गए हुए 62 साल हो गए हैं सर, 62 ईयर्स।
कब तक बोलते रहेंगे पंडित नेहरू के बारे में, आप बताएं सर। डॉक्टर रंजन प्लीज। जी, आप सबको नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, थैंक यू सर। अभी जो ये पूरा दौर चल रहा है, आप देखिए कि क्या लेवल हो गया है पॉलिटिक्स का। ये वही दौर था जो बात कर रहा है ना नेहरू जी की। जी। नेहरू जी के विपक्ष में कभी लोहिया जी हुआ करते थे। जी। ये इतना स्ट्रॉन्ग और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हुआ करता था, और इसको और कोई नहीं, खुद नेहरू जी अप्रिशिएट करते थे। और उन्हें एक बार की बात है, हम बता रहे हैं कि जब लोहिया जी सदन में नहीं आ पाए थे तो खुद नेहरू जी ने ऐसा पॉसिबल किया कि उन्होंने जाकर के नेहरू जी ने लोहिया जी से कहा कि यदि आपके जैसा क्रिटिसिज्म करने वाला एक हेल्दी डेमोक्रेसी की परंपरा को कायम रखने के लिए आपका सदन में होना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको सदन में आना होगा। और नेहरू जी ने उनको एक मीन्स जो भी है हेल्प किया और किया कि उनको राज्यसभा में फिर लाया गया। तो ये एक डेमोक्रेसी का दौर था, और उस नेहरू जी के बारे में कीचड़ ये लोग उछाल रहे हैं। वो नेहरू जी जिनका नाम कभी मीन्स आइंस्टीन के साथ जोड़ा जाता था, और आज के पीएम जिनका जो नाम है एप्स्टीन फाइल में जोड़ा जा रहा है और उसमें देखने को मिल रही है। तो इस लेवल की जो पॉलिटिक्स है, इस पे क्या कहिएगा। एकदम हम तो कहेंगे कि बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। वो निशिकांत दुबे जो अनाप शनाप बोलते रहते हैं, और मैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि खुद उनको पार्लियामेंट में होने का हक है। वो किसी और को कह रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन को कह रहे हैं कि बैन हो जाना चाहिए। दोनों के यदि स्पीच का कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ दंगा फसाद करने की बात करते हैं, अनाप शनाप बातें करते रहते हैं, हिंदू मुसलमान की बातें करते रहते हैं, और ऐसे लोग वैसे लोगों के बारे में बात करते हैं, इन्हें शर्म भी नहीं आती है। तो ये दौर हो गया है। आज जब सवाल पूछा जा रहा है सरकार से, एक डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक देश है, और सवाल पूछना, लोकतंत्र एक हेल्दी जो लोकतंत्र की परंपरा है सर जी। तो ये लोग, रियलिटी ये है कि हर इनके मन में तानाशाही की जो प्रवृत्ति है, जो ये नहीं चाहते हैं कि हम जो गलत कर रहे हैं उसको कोई उस पर सवाल उठाए, तो ये कहीं से भी हेल्दी लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। डॉक्टर राकेश रंजन जी, बीजेपी का कहना है कि इंडिया अलायंस एग्रेसिव है। मोदी जी पर अटैक होने वाला था लोकसभा के अंदर, उनके चेयर को घेरा हुआ था। ओम बिरला जी को सेंस हो गया तो उन्होंने मोदी जी को रोक दिया, कहा कि वुमन एमपीज ऑफ कांग्रेस माइट अटैक नरेंद्र मोदी जी। और फिर एक लीक वीडियो में हमने देखा कि स्पीकर के चेंबर के अंदर पूरे इंडिया अलायंस के एग्रेसिव एमपीज जिस प्रकार से अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज लेकर उनको घेर कर रखा था। तो क्या ये जो बीजेपी का आरोप है कि क्या ये लोकतंत्र के लिए ठीक है? डॉक्टर राकेश रंजन जी। जी सर, इसमें दो महत्वपूर्ण बिंदु है जी। एक तो स्पीकर महोदय जो कि बीजेपी के एमपी हैं, वो कभी भी निष्पक्ष नहीं रहे। स्पीकर महोदय को ऐसा कौन सा इंटेलिजेंस का रिपोर्ट आया कि प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को मीन्स ऐसा खतरा है? यदि ऐसा कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट आया है तो उनको पार्लियामेंट में टेबल करना चाहिए था। दूसरी बात, यदि किसी देश का पीएम पार्लियामेंट में सुरक्षित नहीं है तो उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, और नहीं तो कम से कम त्याग पत्र तो दे ही देना चाहिए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि पार्लियामेंट के अंदर जो विरोध यदि आपकी नीतियों का हो रहा है, और लोग यदि आपके अपोजिशन वाले आपकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, आप जो है आज ठीक बात है, क्या आप अखिलेश जी हो चाहे और सारे लोग हैं, आप तमाम इनकी जो बजट है आप देख लीजिए, रियली दे आर सोल्ड आउट द नेशन।
चाहे वो ट्रेड डील की बात हो, आपने सोवरेनिटी तक को बेच दिया। अब आप तय नहीं करेंगे, आप एक संप्रभु राष्ट्र की तरह आप ये तय नहीं करेंगे कि मैं किससे क्या खरीदूंगा क्या नहीं खरीदूंगा। अब अमेरिका ये तय करेगा कि आप किससे खरीदोगे, उस पर मॉनिटरिंग करेगा। कहां गई है इसी देश की संप्रभुता? यही वो देश है जहां पर यहाँ के प्रधानमंत्री, पिछले प्रधानमंत्री जिनकी बात कर रहे हैं, वो लोग खड़े होकर के, जब 7वां बेड़ा आपके सामने था, उस समय खड़ा होकर के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि ठीक है, 7वां बेड़ा हो चाहे 17वां बेड़ा हो, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो उचित होगा हम वो करेंगे। और यही पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके और नया बांग्लादेश बना दिया। एक वो प्रधानमंत्री थी और आज ये प्रधानमंत्री हैं जो देश के हर एक चीज को बेचते जा रहे हैं और अपनी संप्रभुता तक की बेच जा रहे हैं। जब इस पे सवाल पूछा जा रहा है और ये सारी चीज पूछा जा रहा है तो झूठ मूठ के बहाने बना रहे हैं। सर क्या संसद के अंदर प्रधानमंत्री को खतरा है? यहां साफ कुछ नहीं लगता है। इससे हंसी आती है सर, और जनता भी हंस रही है। तो इस पे बस यही मैं कहूंगा कि एक सिर्फ और सिर्फ बचने की इनकी और सवालों से बचने की, और जब जवाब नहीं होता है ना तो प्रधानमंत्री कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। गनीमत है कि इस बार ये रोए नहीं, कहीं हो सकते हैं सेशन खत्म होते होते एक नया बहाना ढूंढ के रोने भी लगे। लेकिन सर ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है और बाकी सब लोगों का ये कहना है। डॉक्टर ढोने, वेलकम टू द शो सर, आपका स्वागत है। डॉक्टर ढोने, वंडरफुल टू सी यू सर, वंडरफुल। शैलेश पांडे जी नमस्कार, जय सिया राम। जय सिया राम सर, जय सिया राम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। डॉक्टर राकेश रंजन, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का और किरण रिजिजू साहब जो मिनिस्टर ऑफ जो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं, अमित शाह साहब जो होम मिनिस्टर हैं, और स्पीकर साहब, उन्होंने ये कहा है कि भाई देखिए डिस्कशन के ऊपर कोई मनाही नहीं है, वी वेलकम ए डिस्कशन, लेकिन इट हैज टू प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द रूल्स। आपको अगर मान लीजिए नेशनल सिक्योरिटी पे डिस्कशन करना है, जनरल नरावने साहब की जो अनपब्लिश्ड किताब है जिसके एक्सर्प्ट्स पब्लिश हुए हैं कैरेवन मैगजीन में, वो भी अगर आपको डिस्कस करना है तो उसका नोटिस दीजिए और फिर डिस्कस करिए। अब ये तो फिर क्या स्ट्रीट फाइट हो जाएगी ना, तो गली की लड़ाई हो जाएगी कि आप कुछ कहेंगे हम कुछ कहेंगे। आप उसके बारे में क्या कहेंगे डॉक्टर रंजन, बताइए सर प्लीज। जी, सबसे पहली बात यह है कि जिन्हें पुस्तकों से पुस्तकों का ज्ञान नहीं होता है ना, जो पुस्तक नहीं पढ़े होते हैं, उनको पुस्तकों से बड़ा डर लगता है। अब बताइए उन पुस्तक से डर क्या है जब लीडर ऑफ अपोजिशन उसको ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। yes. आप पहली बात तो उस बुक के लिए लेकर अभी भी ये स्पष्टता नहीं है कि वो पब्लिश हुई है, पब्लिश नहीं हुई है। यदि पब्लिश नहीं हुई है तो मार्केट में कैसे मिली? यदि मार्केट में नहीं मिली, ठीक है, आप 139 जिस रूल की बात आप कर रहे हैं, वो 139 रूल जो है वो सबके लिए बराबर लागू होता है, चाहे वो निशिकांत दुबे जी हो, चाहे वो लीडर ऑफ अपोजिशन हो, चाहे पार्लियामेंट का कोई भी सांसद। वही बीजेपी के नेता जो हैं वो किताबों से भी पढ़ करके, आर्टिकल भी पढ़ करके, अच्छा अनाप शनाप में बोलते रहते हैं, और आपके सामने वही चीज जब ऑथेंटिकेट किया जा रहा है, ऑथेंटिकेट करने के बाद भी आप उसको कोट नहीं करने दे रहे हैं। ठीक है, चलिए ये भी मैं मान लिया, लेकिन सवाल यहां उठता है आखिर यदि आप गलत नहीं है तो डर क्या है? नोटिस की जो जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो आप उसके एक और पहलू है कि यदि आप कोई चीज कोट करना चाह रहे हैं, कोई आर्टिकल हो, कोई मैगजीन हो, कोई बुक हो, आप उसको ऑथेंटिकेट कीजिए। तो जब ऑथेंटिकेट जब किया जा रहा है, ऑथेंटिकेट किया जा चुका है और लीडर ऑफ अपोजिशन जी बोल रहे हैं कि मैं ऑथेंटिकेट करता हूं, आप चेयर को दे भी रहे हैं, उसके बाद कोट करने में क्या दिक्कत है? दिक्कत वहां नहीं है सर, दिक्कत यह है कि इनकी पोल मत खुल जाए, सच्चाई जो चीजें हैं वो जनता के सामने नहीं आ जाए। जो ये बैलून फुलाया गया है 56 इंच का जो सीना का, वो कहीं फट नहीं जाए। तो ये हो रही है। Let me go to Dr. Dhone. But Dr. Ranjan, you know what? If I was the advisor of the BJP, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का सलाहकार होता तो मैं बोलता कि भैया जनरल नरावने की पूरी किताब कोट करने दो और प्लीज पब्लिश इट। Let me be very frank with you, because actually speaking, it brings the government in a very good light, in my opinion. कि ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस आपने अपने आर्मी कमांडर्स को दे रखी है,
बल्कि आपको तो आपका तो ये आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, अबे डर क्यों रहे हो यार? But जी बोलिए बोलिए वो but बोलिए। they don't have that kind of courage, na? Right, so They so think, you know, I find it strange. Anyway, I find it very strange. And डॉक्टर ढोने, सर आप ये बताएं, मुझे जरा अजीब लग रहा है, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, निशिकांत दुबे साहब वो चाहते हैं कि राहुल गांधी पर परमानेंट बैन लगना चाहिए। सर ये क्या है सर, मतलब ये ऐसा क्या क्या हो गया सर? ये मतलब आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज। आप जो है पंडित जी की फोटो दिखा रहे हैं आप पंडित जी की, ये देखो ये महिला ने इनको किस किया, महिला ने इनको जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है। सर आपका फोन आ रहा है, आप बहुत बिजी आदमी है सर, मानते हैं? नहीं ठीक है सर, मैं फ्लाइट मोड पे कर दे रहा हूँ। सर आप वो क्या है कि आपके 12 आपके मेडिकल कॉलेज बन गए हैं, आप बहुत बड़े आदमी बन गए, मानते हैं सर? नहीं मैं फ्लाइट मोड पे डाल दिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब जैसा कि मैं राकेश रंजन जी को बता रहा था, राकेश रंजन जी मोतिहारी से हमारे साथ हैं अभी, जिनके साथ मैं अभी बात कर रहा था आरजेडी के। अब उसमें जो 3 के 4 तस्वीरें हैं सर, वो तो विजय लक्ष्मी पंडित और नयनतारा सहगल की हैं, और एक तस्वीर जो नयनतारा सहगल की है वो नाम उसमें पंडित जी हैं, ये भी आपको बता दूं मैं। Why am I saying this? God knows. Actually, the Congress should be doing research on this and saying it. I am doing your job. You should be paying me. Point is this. एक तस्वीर जो उन्होंने दिखाई है पंडित जी की, वो एयरपोर्ट पे आके कोई महिला उनको पीछे से किस कर रही है, दैट इज नॉट इवन पंडित नेहरू, दैट इज एन एक्टर। और वो जो नयनतारा सहगल का जो रोल प्ले कर रही है, शी इज ऑल्सो एन एक्ट्रेस। दिस वाज अ बीबीसी फिल्म। मतलब सर क्या हो गया है लोगों को? और विजय लक्ष्मी पंडित कौन है? पंडित जी की बहन। नयनतारा सहगल कौन है? पंडित जी की भांजी। मतलब क्या सर? अब आप बताएं डॉक्टर ढोने, ये क्या हो रहा है सर? आप बताइए प्लीज, गो अहेड सर। सर ये जो दुबे जी जो है, दुबे जी इन्होंने जो बोला है कि राहुल गांधी पे परमानेंट बैन कर देना चाहिए। हाँ बोला है सर, बोला बोला बोला। हाँ तो उनके हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से वो बराबर है, क्योंकि जब तक राहुल गांधी रहते हैं वहाँ पे पार्लियामेंट में तो बहुत तकलीफ होती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। एक तरफ उनकी इमेज खराब करने के लिए उन्होंने करोड़ों रुपए खर्चा किए, लेकिन राहुल गांधी एक स्टेटमेंट देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के 10 नेता प्रवक्ता कूद पड़ते हैं कि राहुल गांधी ने कैसा गलत बोला है बोलने के लिए। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है। आपने कल का देखा होगा पार्लियामेंट के बाहर जब पत्रकार लोगों के साथ बात कर रहे थे, वैष्णव जो रेलवे मंत्री, शायद वैष्णव है, अश्विनी वैष्णव, जी हाँ अश्विनी वैष्णव। सर ये है फुटेज, सर ये वाली फुटेज जो किरण रिजिजू साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट पर, अब उन्होंने लोड करी है अभी कि कैसे आदरणीय सम्मानीय स्पीकर साहब को घेराव किया गया इंडिया अलायंस के एमपीज द्वारा। अब आप बोलें सर, प्लीज गो अहेड। सर ऐसा है कि प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव ये जब प्रेस के साथ बोल रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी वहां पे आए। जैसे मालूम पड़ा इनको राहुल गांधी आ गए तो डर के मारे भागने निकले। तो राहुल गांधी ने प्रहलाद जोशी को ऐसा हाथ भी खींचा, अरे रुक जाइए दोनों मिलके बात करेंगे यहीं पे। तो भाग डरते हैं सर भारतीय जनता पार्टी के नेता सब राहुल गांधी के से, और राहुल गांधी के मुद्दे बराबर रहते हैं, सही रहते हैं। इनके पास जवाब देने के लिए कोई उनके पास यही नहीं रहता। लेकिन सर घेराव करने की आदत होती है। अच्छा आप ये बताइए, जस्ट लुक एट दैट फुटेज। सर मुझे आप ये बताइए, चलिए बाकी सब ठीक, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, ठीक है। स्पीकर साहब ओम बिरला जी वैसे बड़े सम्मानीय आदरणीय, जहां तक अमित शाह साहब का सवाल है, नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, बाकी सबका है, चलिए ठीक है, मान ली आपकी बात, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन स्पीकर साहब के पास जब गए हैं तो 2 या 3 नेता जाते, उनसे बात करते कि भाई क्या है, आप बताइए ना सर। नहीं सर इसमें कुछ गलत नहीं है सर। सुनिए, जब कोई निवेदन लेके जाते हैं कलेक्टर के पास या मिनिस्टर के पास, सर स्पीकर तो साहब सब कलेक्टर कैसे जाते हैं सर कि हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो। ये तो स्वाभाविक है। और उनके हाथ में कोई हथियार थोड़ी थे, कोई लाठी काठी थोड़ी थी। वो तो जबान से बोल रहे थे कि भाई हमारी भी सुन लीजिए आप, यही बोल रहे थे। दूसरा क्या है इसमें डरने की बात? दोने साहब ओम बिरला साहब ने 100 लोग रहे। ओम बिरला साहब ने क्लियर कट सुना था महिला कांग्रेस एमपीज कहते हुए कि देखते हैं पीएम को क्या कर सकते हैं आज, देखते हैं पीएम को क्या कर सकते हैं आज। देयर वाज अ थ्रेट, दोने साहब थ्रेट था मोदी साहब को लोकसभा के अंदर, और वर्षा गायकवाड़ और अलग 3-4 एमपीज जो कांग्रेस के थे उनके चेयर के पास बैठकर आक्रमण कुछ करने वाले, अटैक कुछ करने वाले थे, बांगड़ी देने वाले थे, अलग अलग। बिरला साहब सुने
और मोदी साहब को चेतावनी दिया कि मत आइए। अब दूसरा जो सीन आप देख रहे हो, एग्रेसिव कांग्रेस इंडिया अलायंस, एग्रेसिव लेके आपने कन्फाइन करके रखा लोकसभा के स्पीकर को, हटने नहीं दिया, उठने नहीं दिया, अपने ही चेंबर में उनको बंदी बना दिया। ये एग्रेसिवनेस है। इस चीज का क्या लोकतंत्र पे प्रश्न नहीं उठता कि राहुल गांधी जी, कांग्रेस, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी के पूरे ग्रुप जिस प्रकार से हावी होकर लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। दोनों साहब सर उसमें किरण रिजिजू भी खड़े हैं सर। हाँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के लोग हैं, आप देखिए जरा, उनको हटने किरण नहीं दिया, रिजिजू भी सामने खड़े हैं, उसमें हिलने नहीं दिया, उनको डिस्कशन चल रहा था उसमें, हिलने नहीं दिया। नहीं हिलने नहीं दिया है ना, वो तो अपनी जगह पे बैठे हैं, हिलने नहीं दिया, उनको पकड़ के थोड़ी रखे हैं। हिलने नहीं दिया का मतलब क्या है? वो इतने जब किरण भरकर रिजिजू लोग अंदर है, वो दिख रहे उठे भी सामने, नहीं ऐसा सकते। नहीं रहता है। ये तो सर लोकशाही में सब चलता है, हाँ, चलता ये है। सब चलता है। और दूसरी बात, सर, कुछ स्टूडेंट करने पॉलिटिक्स वाले में और हो रहा है। यही आप मोदी जी को भी करने वाले थे, इसीलिए मोदी साहब नहीं आए। आप मोदी साहब के लोकसभा के सीट को घेरने वाले थे महिला एमपीज को लेकर। ये चेतावनी, ये तुरंत बिरला साहब को मालूम पड़ा, उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया मोदी साहब को। बोलिए बोलिए तो दोनों उसमें साहब। क्या, अगर वो घेराव भी करते थे तो उसमें कौन सा बड़ी बात होती या कौन सा गलत बात होती? सर घेरते थे, नारेबाजी करते थे, आप जैसे बोल रहे चूड़िया देते थे, तो चूड़िया प्रधानमंत्री ने बोलना चाहिए कि चूड़िया कोई नामर्द की निशानी थोड़ी है, महिला पहनती है, ये श्रृंगार का एक माध्यम है, बाकी कुछ नहीं है। तो इसमें डरने की क्या बात है? चूड़िया से क्या डरना है? देवी को भी पहनाई जाती है चूड़िया, तो इसमें डरने की क्या बात है? इसमें कौन सी बुरी बात होने वाली थी? अगर चूड़िया देती थी तो चूड़िया देने से क्या होता है? प्रधानमंत्री ने बोलना चाहिए चूड़िया महिला पहनती है, मैं इसका सम्मान करता हूँ पूरे देश लेकिन में। एक चीज तो है सर, एक चीज तो है, कुछ साल पहले, मुझे एग्जैक्ट साल याद नहीं है, आई थिंक इट वाज 2023 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 22 और 23, वन ऑफ द टू, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर वाज घेराउड इन द सेम मैनर बाय अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन एमपीज। हुआ था उस वक्त, मोदी जी ने उनके सामने जो पानी का ग्लास रखा हुआ था वो दिया था, उन्होंने कहा था यार अरे पानी पियो ना यार, क्यों अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हो? तो इस बार नई चीज क्या हो गई, मुझे जरा समझ में नहीं आ रहा। वाई ये नई चीज इस बार क्या है? कोई नई सिचुएशन क्या थी? ज्यादातर तो मतलब मोदी जी ऐसे इसको हंसी में डाल देते हैं। हाँ वही, तो इसमें क्या बुरी बात है सर? ये तो चलते रहता है सर। एक बात देखिए, पार्लियामेंट में जो लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं और एक दूसरे के जैसे एकदम ऐसे दिखाते कि भाई बहुत दुश्मन है, और बाहर जाने के बाद गले मिलते हैं, तो पार्लियामेंट में जो होता है वो अपनी अपनी पार्टी की भूमिका रहती है। पार्लियामेंट में के बाहर आने के बाद वो तो दोस्त के जैसे रहते हैं, प्रवक्ताओं का भी वैसे ही रहता है। तो ये इसमें बुरी बात क्या है? लोकसभा के गरिमा को गिराया। यू डिस्क्रेडिटेड द ऑनर ऑफ द लोकसभा। उस स्टेचर को आपने कम किया। लगातार कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोगों ने, पहले तो जादू के जप्पी राहुल गांधी जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जाके गले मिलता है, तो कभी इतिहास में नहीं हुआ लोकसभा की प्राइम मिनिस्टर को जप्पी मार रहा है पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर वो हुआ। अब वर्षा गायकवाड़ और पूरे ग्रुप जाके खड़े हो गए वहां पर और हानि अटैक। अब लोकसभा के आज तक इतिहास में हमने देखा नहीं लोकसभा स्पीकर को इस प्रकार से घेर कर हिलने नहीं देना। क्या ये गरिमा को नीचे नहीं, ठेस नहीं पहुंचाते? दोनों साहब हिलने नहीं देना यानी क्या है? उनको पकड़ के या बांध के थोड़ी रखा है, डिस्कशन चल रहा, वो अपने मुद्दे बता रहे, स्पीकर बता रहे, किरण रिजिजू बता रहे, ऐसा नहीं वैसा डिस्कशन चल रहा है, बाकी कुछ नहीं। उसमें उनको लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं सर, अरे सर एक चीज, ये दूसरी तस्वीर देख लीजिए, दूसरी तस्वीर देखिए, ये साथ में जो दूसरी तस्वीर अभी अभी लगाई है बच्चों ने हमारे, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह है और उनको भारतीय जनता पार्टी के एमपीज ने घेराव किया हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह देखिए, डॉक्टर साहब वैसे के वैसे ही बैठे हैं, उनका कोई बात नहीं, घेराव करना कर लो भाई। ये देख लीजिए सर, ये वैसे रहता है। हाँ ये सर, लेकिन मैं आपसे एक और चीज पूछ रहा हूँ सर ये घेराव करना, ये सब करना, सर ये तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में होता था। हम तो वाइस चांसलर का घेराव किया करते थे ऐसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में सर, ये सब काम तो हम लोग किया करते थे। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में घेराव कर दिया, ये कर दिया, तेरे को जाने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। तो ये सर लोकसभा में आने के बाद मुझे लगता नहीं, लोकसभा में सर अभी वो बोलिए सर, मुझे लगता है कि थोड़ी मेच्योरिटी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप बोलें सर, कांग्रेस के तो आप मेजोरिटी की बात नहीं सर, सरकार सुनने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री एक तो हाजिर नहीं रहते, जब भी यहाँ पे संसद का अधिवेशन चल रहा है, चलता है, प्रधानमंत्री दूसरे देशों में भी चले जाते हैं सर, कोई बात नहीं, प्रेजेंट रहते हैं सर। सर मेरा ये कहना है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं जाता हूँ शैलेश पांडे जी के पास,
मेरा ये कहना है कि इसी तरीके से पहले अटल जी का एक बहुत जबरदस्त भाषण है, आप जरा सुने उसको। अटल जी कहते थे कि जब मैं अकेला हुआ करता था, हम लोग, हमारी संख्या बहुत कम थी, संख्या बल हमारा बहुत कम हुआ करता था लोकसभा में, तो पंडित जी के सामने कई कई बार ऐसा हुआ करता था हमें वॉकआउट करना पड़ता था हमारी बात सुनवाने के लिए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी बैक बेंचर हुआ करते थे, सामने तो थे नहीं, 60 की बात है। और लेकिन उन्होंने कहा कि धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी जगह बनाई और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के तहत चलते 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 अटल बिहारी वाजपेयी हों, लाल कृष्ण आडवाणी जी हों, हमारे अरुण जेटली साहब हों, विजय कुमार मल्होत्रा जी हों, केदारनाथ सानी साहब हों, अपने डॉक्टर भाई महावीर हों, इन सब लोगों ने अपनी जगह बनाई और आगे बढ़े, घेराव भी किया, बाकी सब भी किया। लेकिन अभी क्या हो गया है, मैं ये जानना चाहता हूँ शैलेश पांडे साहब, अब क्या हो गया है? पार्लियामेंट एक ऐसी जगह हुआ करती थी जहां पर, जैसा अभी अभी ढोने साहब ने कहा और उसके पहले डॉक्टर राकेश रंजन साहब ने कहा, एक दूसरे का आदर सत्कार और सम्मान किया करते थे लोग। मैं क्लियर आपको बोल रहा हूं। अभी ये क्या हो गया, ये नई चीज क्या आ गई है? मतलब व्हाई इज दिस हैपनिंग सर? शैलेश पांडे साहब, ये दिल दुखता है इसको देख करके। आप बोले पंडित पांडे जी। राजू जी देखिए कैसा है, मैंने पहले भी कहा है कि जब से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, एक संवेदनहीनता का प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का हर स्तर पे दिख रहा है। फिर वो रोड हो, फिर वो विधानसभा हो, या फिर वो संसद हो। संसद एक गरिमामयी स्थान होता है, देश का वो संविधान का, लोकतंत्र का मंदिर हम उसे कहते हैं। और लोकतंत्र के मंदिर में जहां पर संविधान बनाया जाता है, जहां देश के लिए कानून बनाए जाते हैं, जहां देश के जनता जनार्दन के भाग्य के नीति निर्धारण किया जाता है, जहां पर देश के 144 करोड़ जनता जनार्दन को न्याय दिया जाता है, एक अपेक्षा रहती है देश के जनता जनार्दन का लोकसभा से। और लोकतंत्र के संविधान के इस मंदिर में जिस प्रकार के पिछले, जब से राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, जो प्रतिरूप दिख रहा है, जो तरीका हो रहा है, ये स्वरूप एकदम बदलते जा रहा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले भी थे, अटल जी भी थे, उनके नेतृत्व में विरोधी पक्ष था, उनकी आप शैली देखिए, विरोध का क्या तरीका होता था, उनकी बात का क्या तरीका होता था, उनके बातों में, उनके प्रश्नों में कितनी गंभीरता होती थी, बड़े से बड़े प्रश्न वो किस तरीके से रखते थे, उनकी आप शैली देखिए। लेकिन आज राहुल गांधी और उनके अभी के जो सिपह सालार हैं, वो पूरी तरह से लोकसभा की गरिमा को गिरा दिए। मैं इसका निषेध व्यक्त करता हूं। देश के लोकतंत्र के मंदिर संसद में, लोकसभा में जिस प्रकार का ये घटनाएं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय बिरला जी के साथ हुई है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। ये नहीं होना चाहिए। पांडे जी, एक सेकंड। अभी ढोले जी बोल रहे थे, एक सेकंड, मैं 10 सेकंड और लूंगा। अभी 1 मिनट लो सर, क्या प्रॉब्लम क्या? बोलिए बोलिए बोलिए। अभी मेरे मित्र ढोले जी कह रहे थे कि चूड़ियां ले लेते तो क्या जाता, चूड़ियां ले लेते तो क्या जाता, चूड़ी तो देवी पहनती है, चूड़ी तो महिलाएं पहनती है। तो भैया वो चूड़ी फिर राहुल गांधी को आप पहना दीजिए ना, आप खुद पहन लीजिए ना। देखिए चूड़ियां कौन पहनता है, किसे पहनना चाहिए, कौन कब पहनता है, ये हमारे धर्म में तय है। पुरुष चूड़ी नहीं पहनते, आप पहन लीजिए ना, आप ले जाइए चूड़ी, मैं भेज देता हूँ आपको। पहना दे तो थोड़ी उनके हाथ में दे रहे थे वो। नहीं, आप राहुल गांधी को आप पहले मालूम नहीं, साहब ने बोला। हालांकि डोले जी जिस प्रकार का वक्तव्य, जिस तरह का व्यवहार राहुल गांधी जी, एकदम निभत्स रूप, छिछोरापन जिसे कहते हैं, जिसे मैं तो कहूंगा अपरिपक्व, बेवकूफी भरा स्वभाव। जी, लेकिन सर एक चीज बताइए, तो चूड़ी, चलिए प्रतीक जी आप पहले सवाल पूछें, उसके बाद मैं पूछता हूँ। पांडे जी, भारत को बेच जाना, भारत माता को बेच जाना, यह है राहुल गांधी जी का आरोप आप पर। अब ट्रंप यह तय करेगा कि तेल हम किससे खरीदेंगे, रशिया से किससे खरीदेंगे, ट्रंप डिसाइड करेंगे। हमारे किसानों का आपने हित को बेच डाला, हमारे एग्रीकल्चरल मार्केट को आपने कॉम्प्रोमाइज कर डाला। आप इंपोर्ट्स को 3 गुना बढ़ाने का वादा किया है, $500 बिलियन वहां पर इन्वेस्टमेंट
तो इसलिए राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी सब एकदम हावी पड़े हैं कि यह होने नहीं देंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। ट्रेड क्या देश के हित में था? उनका कहना नहीं था। इसमें डिबेट करना चाहता है, क्या तकलीफ है पांडे जी? देखिए नामबिहार जी, राहुल गांधी हमेशा से ही आरोप पर आरोप करते आ रहे हैं, ये बेच दिया वो बेच दिया, लेकिन जमीन पर यथार्थ में कुछ भी बेचा नहीं गया है, सब कुछ है। और ये जो भी आरोप लगाते, ये तो हर चीज पे पहले तो बोलते थे, ये जब ऑपरेशन चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर, तो ट्रम्प के हाथों ऐसा हो गया, जबकि वो नियम कानून के तहत सीज फायर हुआ था दो देशों के बीच में, दो देशों के जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा, वहां ये फेल हो गए। उसके बाद इन्होंने फिर बोलने लगे कि अरे तो टैरिफ लगा दिया, ये तो सरकार फिर घुटने पे आ गई, ट्रंप ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अब फिर ट्रंप ने वही टैरिफ कम कर दिया, जब कम कर दिया फिर आप क्यों नहीं तारीफ करते नरेंद्र मोदी जी की? अरे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक के बाद एक कर दिया, 18% लगा दिया जनाब। हमने चाइना को झुकाया, हमने अमेरिका को झुकाया, हम आज विदेश नीति में एक नंबर पे आए हैं, हम अर्थनीति पे आज एक नंबर पे आए हैं। आज दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान बनने जा रहा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आज हम अर्थनीति पर एक आगे हैं। शैलेश पांडे जी, ये सब तो ठीक है, ये सब तो हम लोग भी बोलते हैं। घुटने पे आना पड़ा टैरिफ के मुद्दे पर। आज दुनिया का हर देश चाहता है कि हम हिंदुस्तान के साथ, हम मोदी जी के साथ ट्रेड करें, हम देश की तरक्की करें। और आप जहां सारे दुनिया भारत के साथ खड़ी है, मोदी जी के साथ खड़ी है, और आप हर बात में आरोप प्रत्यारोप करते हो। सर वो बात वो सब ठीक है सर, शैलेश पांडे जी, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन विपक्ष का काम विरोध करना होता है ना सर, तो विरोध करेंगे ना वो सर। नहीं, जो भी करेंगे विरोध के लिए मेरी पूरी बात सुने ना सर, मेरी पूरी बात सुने। आज फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और खबर मैं आपको दे दूं, साउथ ईस्ट एशिया के साथ स्पेशली मलेशिया के साथ, सिंगापुर के साथ, इंडोनेशिया के साथ वी आर साइनिंग न्यू ट्रेड डील्स। और आज ही बाय द वे, आज सुबह वक्त था कोई 8:30 बजे, 8:30 या 8 बजे का वक्त था, प्रधानमंत्री मोदी जी और ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ बातचीत हुई है फॉर अ न्यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड ब्राजील। अपार्ट फ्रॉम ब्रिक्स, वो ब्रिक्स के पार्ट हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ न्यू ट्रेड डील बीइंग साइंड विद ब्राजील एंड अनदर वन बीइंग साइंड विद अर्जेंटीना। तो मेरा ये कहना, उसमें कोई किसी को कोई आपत्ति नहीं है सर। ऐसा है, आपत्ति कहां उत्पन्न होती है शैलेश पांडे जी? आपत्ति वहां उत्पन्न होती है जब राहुल गांधी जी बोलना शुरू करते हैं, आप उनको बंद कर देते हैं, चुप करा देते हैं उनको। अरे जैसे अभी अभी डॉक्टर राकेश रंजन जी ने कहा, ढोने साहब ने तो खैर वो नहीं बोला, बोलना चाहिए था वैसे उनको, कि भाई लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, एलओपी हैं, अगर वो कुछ कह रहे हैं और ऑथेंटिकेट करके दे रहे हैं अंदर, सर देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑथेंटिकेशन। लोकसभा के अंदर अगर कुछ बोलता है, किसी को अगर कोई आपत्ति है, तो जो स्पीकर बोल रहा है कहता भाई आई एम ऑथेंटिकेटिंग, उसके बाद आप उस पर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, और अगर वो गलत है तो प्रिविलेज मोशन लेकर के आइए, और उनको सस्पेंड कर दीजिए। मेजॉरिटी आपके पास है सर, तो बोलने क्यों नहीं देते? हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा। राहुल गांधी इनफैक्ट एक स्कूल ऑफ थॉट ये है, एक विचारधारा ये है, राहुल गांधी जितना ज्यादा बोलेंगे उतना बीजेपी का फायदा होगा। आप क्यों बोलने नहीं देते उनको? पांडे जी बताइए प्लीज। नहीं, बिल्कुल, देखिए ऐसा नहीं है कि बोलने नहीं दिया जाता है, देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। राहुल गांधी बोले, बिंदास बोले, और बोल के ही तो उन्होंने जो आप कह रहे हैं वो पूरी जनता भी कहती है, देश भी कह रहा है। करेक्ट। लेकिन सवाल ये उठता है, आप झूठ मत बोलिए ना, आप गुमराह मत करिए ना लोगों को। झूठ, अगर वो झूठ बोल रहे हैं, उनके खिलाफ लीगली एक्शन लीजिए ना सर। मेरा यही तो मैं बोल रहा हूं ना सर। आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, अगर ये यूके होता तो वो जो शैडो प्राइम मिनिस्टर होते। मेरा ये कहना है उनको बोलने दीजिए, उन्होंने ऑथेंटिकेट करके अगर कुछ रखा है वहां पे, उसके बाद उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। क्या है उसमें? मतलब ना बोलने देना सर, आई थिंक इज अ बिट अनफेयर, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। देखिए राजीव जी, बोलिए राजीव जी, बोलिए। हम एक्शन ले या ना ले, लेकिन देश की जनता जागरूक है। और राहुल गांधी ने जब संसद में झूठ बोला, जब देश में झूठ बोला, और जब विदेश में जाकर देश के खिलाफ और प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने तो दीजिए ना सर। और एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने कहा देश में संविधान खतरे में है,
संविधान खतरे में है, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। कितना बड़ा झूठ बोला देश के साथ। लेकिन क्या आरक्षण खत्म हुआ इस देश से? नहीं हुआ। क्या संविधान खत्म हुआ? नहीं हुआ। लेकिन इस आपकी देश सीटें तो के कम हो गई। संविधान का सम्मान जितना नरेंद्र मोदी जी ने किया, शायद ही किसी ने किया होगा। सर 303 से 202 पर संविधान का सर डॉक्टर अशोक यादव इस काम कांग्रेस पार्टी ने किया, सर अशोक यादव जी हमारे किसी ने साथ नहीं किया होगा। मैं आता हूं सबसे ज्यादा संविधान का अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया। सर वो ठीक है, लेकिन एक चीज है शैलेश डॉक्टर बाबा पांडे साहब जी, अम्बेडकर जी का अपमान किया इन्होंने। सर वो तो हिस्ट्री है ही ना, वो तो क्या है उसमें। ये बिल्कुल, सबको और मालूम। इसीलिए देश की जनता सर, उसका सबको परिणाम भी दे रही है सर, ना। सबको मालूम फिर है। भी ये सुधर नहीं रहे। अरे सर, सबको देश की मालूम। जनता इनको सीरियसली लेती ही नहीं शैलेश है। जी, शैलेश जी, मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप भी कांग्रेस की राह पर मत जाइए ना। मुझे अभी तक याद है अशोक यादव जी, नहीं, बिल्कुल नहीं नमस्कार। जाएंगे। अब मैं आपका स्वागत है सर अशोक यादव जी, आवर डियर फ्रेंड अशोक धन्यवाद। यादव जी फ्रॉम दी समाजवादी पार्टी एट द मोमेंट फ्रॉम उत्तर प्रदेश। सर उत्तर प्रदेश में क्या ठंडी Yes, पड़ रही है? ठंड नहीं है सर उत्तर प्रदेश में, आज गर्मी हो गई है। नहीं अब ठंड नहीं है राजीव जी। मैं वही देख रहा हूँ, ठंड नहीं है लग रहा है, दिख रहा है मुझको। क्योंकि सर ये तो वेदर बड़ा अजीब हो गया है। अभी मार्च में तो ठंड होती है, फरवरी में तो ठंड होती है वैसे, लेकिन ये क्लाइमेट चेंज को लेकर के सर जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, जिसके ऊपर डिस्कशन भी नहीं हो रहा, डॉक्टर राकेश रंजन, डॉक्टर सुधीर डोने, शैलेश पांडे, अशोक यादव जी, गीता गोपीनाथ, फॉर्मली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, उन्होंने कहा, क्या कहा कि भारत जो है वो तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, पक्का दूसरी भी बन जाएगा। लेकिन ये प्रदूषण का जो मामला है, क्लाइमेट चेंज का जो मामला है, वो सबसे बड़ा खतरा वो है भारत को। वेरी अनफॉर्चुनेटली उस पर कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन अशोक यादव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं ये क्या है? अखिलेश यादव जी भी वही बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी भी वही बोल रहे हैं कि ट्रंप साहब के साथ जो ट्रेड डील हुई है, दैट इज अ सेल आउट, हिंदुस्तान को बेच दिया, भारत माता को बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सर वेरी फ्रैंकली जो कुछ मैंने पढ़ा है अभी तक और बाकी जो मैंने एनालिसिस उसका देखा है सर, दैट सीम्स टू बी दिस सीम्स टू बी अ वेरी गुड डील सर। मुझे ऐसा लग रहा है इन द चेंज सर्कमस्टांसेस, अभी जो दुनिया का जो पूरी भौगोलिक स्थिति है जो बदली है, उसके हिसाब से तो डील ठीक ही है सर। अब आप बताएं अशोक यादव जी प्लीज। देखिए यूएस इंडिया ट्रेड डील अगर हो रही है या किस लेवल तक पहुंची है, इसका अनाउंसमेंट हमारी सरकार को करना चाहिए था। और ये मतलब यूनिलेटरल जो अनाउंसमेंट हो रहा है ट्रंप की तरफ से, उनके अधिकारियों की तरफ से, हमारी सरकार ने लिखा पढ़ी में अभी कोई इस तरह का डॉक्यूमेंटेड मतलब बात नहीं बोली है जिससे विपक्ष के लोग या जनता संतुष्ट हो। देखिए जो ट्रेड डील या जो भी डील होती है किसी भी देश से, ये डील बराबरी की होनी चाहिए। अभी अमेरिका ने दादागिरी दिखाते हुए 50% का टैरिफ इंपोज किया हमारे ऊपर, फिर उसने कहा कि हम 18% टैरिफ आप पे लगाएंगे, लेकिन आपको फला फला काम करना होगा। हमारे यहाँ जो चीजें वो भेजेगा, जो अपने जो प्रोडक्ट्स जो भेजेगा हिंदुस्तान में, उस पे हम कितना ट्रेड डील मतलब हम कितना टैरिफ लगाएंगे, ये भी अमेरिका डिसाइड करेगा। हमारे देश में अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो आएंगे, चाहे एग्रो प्रोडक्ट्स हो या जो भी प्रोडक्ट्स हो, उस पे क्या टैरिफ रहेगा, इसका निर्धारण हमारी सरकार नहीं करेगी, इसका निर्धारण भी ट्रंप करेंगे। हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, हम किससे क्रूड ऑयल मंगाएंगे, किससे नहीं मंगाएंगे, इसका निर्धारण हमारी सरकार को करना चाहिए, उसका निर्धारण कर रहे हैं ट्रंप। तो कहीं न कहीं ये हमारे देश की जो सॉवरेनिटी है, जो हमारे देश की संप्रभुता है, इस पर भी प्रहार हो रहा है। और ये प्रहार ऐसे शासन के दौरान हो रहा है, जैसे शासक के दौरान हो रहा है जो अपने आप को कहता है कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मुझे कसम इस मिट्टी की। तो तमाम इस तरह के जो स्लोगन्स हमारे साहब लगाते हैं, और उन्हीं के रिजीम में ये देश झुक भी रहा है, ये देश बिक भी रहा है, और देश की संप्रभुता भी। सर देखिए ऐसा है, जहां तक रशियन ऑयल का सवाल है, आपने क्योंकि क्रूड ऑयल की बात करी, रशियन ऑयल का जहां तक सवाल है, वी आर स्टिल बाइंग रशियन ऑयल। लेट मी टेल यू, इट हैज कम डाउन सर्टेनली, बट एवरी डे वी आर बाइंग 1.1 मिलियन barrels per day from Russia in different ways, but we are still buying it. However, ट्रंप साहब ने ये प्रॉमिस किया है, ये आपके सामने मैं बात रखना चाह रहा हूं, और उनका जो व्हाइट हाउस का जो फैक्ट शीट आई थी ना, जिसको आप कोट कर रहे हैं, उसको करेक्ट कर लिया गया, एकदम करेक्ट कर लिया गया। वो हमारे राहुल अग्रवाल साहब जो वहां पर हैं, अभी कॉमन सेक्रेटरी जो है, अभी अमेरिका में ही हैं, उन्होंने करेक्ट करवाया उसको कि भैया ये सब आप हटाइए,
$500 बिलियन और ये वगैरह वगैरह, आप नई फैक्ट शीट देख लीजिए, उसमें इन सब चीजों का जिक्र नहीं है। रशियन ऑयल का जिक्र है, बट वेनेजुएलन ऑयल एंड अमेरिकन ऑयल लैंडेड कॉस्ट इज गोइंग टू बी लोअर। रशियन ऑयल जो हमें डिस्काउंटेड मिल रहा था उससे कम पे हमें लैंडेड कॉस्ट पड़ेगी वेनेजुएलन और अमेरिकन ऑयल की। सो इट मेक सेंस, दैट्स माय ओपिनियन। प्रदीप जी please। अशोक यादव जी, पीयूष गोयल ने क्लियर कट ऐलान कर दिया कि एफटीए हैज गिवन अस $30 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी। पूरे मार्केट इस प्रकार से खोला है कि हमारे एक्सपोर्टर्स अगर चाहे तो $30 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट पोटेंशियल हमारे देश को मिला, हमारे एक्सपोर्टर्स को मिला है। जीरो टैरिफ फार्मा प्रोडक्ट्स पे, जीरो टैरिफ स्पाइसेस पे, जीरो टैरिफ टी पर, जीरो टैरिफ जेम डायमंड ज्वेलरी हर चीज पे उन्होंने कम टैरिफ कर दिया। बायलैटरल ट्रेड बूस्ट, तो इतने अच्छे अच्छे जब चीजें हैं, आप अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी बार बार कहना मदर भारत माता को बेच दिया। मोदी जी को इस पर आपत्ति है कि माता को बेच दिया। आपने कहा भारत माता मोदी साहब के बहुत करीब है, इम्पॉसिबल, इस पर दुख है। अशोक यादव जी, देखिए, जो अमेरिकन डील है ये यूनिलेटरल डील है। ये डील में हमारी क्या चली है ये जनता की समझ में नहीं आ रही है। वो एक तरह से जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं, वन वे कम्युनिकेशन होता है उनके द्वारा, उसी तरह से ट्रंप के द्वारा ये वन वे डील हुई है। सारी शर्तें, सारी कंडीशंस ये अमेरिकन के द्वारा की गई है। हमको सिर्फ यस सर, यस सर, यस सर, सिर्फ यस सर करना है हमारी सरकार को। इससे विपक्ष को दिक्कत है यस सर से, हमको यस सर नहीं करना है। हमको अपने फार्मर्स के जो हित हैं, हमें अपने मार्केट के हित को सबको ध्यान में रखना है। आप लोगों को सबको पता है कि अमेरिकन जो फार्मर्स हैं उनको 60 लाख से लेकर के 2 करोड़ तक की सब्सिडी पर ईयर सरकार देती है। और हमारे किसानों को क्या मिलता है सर? 85% मिलता है, 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि एक साल में मिलती है। सर तो ये मुद्दा है। जायंट फार्मर्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ जीरो टैरिफ पे आएंगे तो हमारे फार्मर्स की जो आर्थिक स्थिति है, जो उनके इकोनॉमी पे चोट पहुंचेगी, उसको प्रोटेक्शन के लिए सरकार ने क्या किया है? ये लगातार अप्रॉक्स जो है 70 to 80% हमारी जो पॉपुलेशन है वो एग्रो बेस्ड है। हमारी इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर में लगभग 12 से 13% की जीडीपी में हेल्प करती है। तो इस व्यवस्था को अगर हमारे किसानों के ऊपर, हमारे फार्मर्स के ऊपर अगर इस तरह की चीजें थोपी जा रही है अमेरिका के द्वारा, तो हमारी सरकार को क्या उसमें प्रोटेक्शन क्या दे रही है? ये सब चीज हम लोग लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अशोक यादव जी, ये जो आपने अभी बात कही ना, ये बात मुद्दे वाली बात है सर। आई एम श्योर इवन द बीजेपी कैन नॉट डिसएग्री विद दिस। बीजेपी आपसे डिसएग्री थोड़ी करेगी सर। आप मेरी बात सुने मेरी बात आप। जो अमेरिकन बड़े बड़े फार्मर्स हैं ना, लेस देन 5% ऑफ अमेरिका इज इन्वॉल्व्ड इन फार्मिंग, लेस देन 5%। हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 80% है सर। उनको 85% सब्सिडी मिलती है। आप सर यूएसए और यूरोप के बीच में आज की तारीख में जो डिस्प्यूट चल रहा है वो इसी बात का चल रहा है। वो कहता है यार तुम तो अपने फार्मर्स को इतना ज्यादा आप सब्सिडी दे देते हैं तो दे विल स्वैम्प आवर मार्केट्स। और यहां पर मैंने कल एक एग्जांपल दी थी, मैं दोबारा वो एग्जांपल देता हूं आप चारों महानुभावों के लिए, बिकॉज ऑल ऑफ यू हैव दी, मैं ये मान करके चलता हूं जो भी पार्टी हो सर, वो देश का हित सर्वोपरि है, सबके लिए, सबके लिए। सर दिल्ली में एक फास्ट फूड चेन हुआ करती थी जिसका नाम था निरूलाज। पता नहीं आप लोग दिल्ली गए हैं कि नहीं। when we were there in Delhi, निरूलाज करके एक चेन हुआ करती थी। They were the ones who introduced burgers, pizzas, footlongs and other such products in Delhi. उनकी कोई 12-15 आउटलेट्स आ गई हर जगह पे। जबरदस्त उनके मिल्क शेक्स, उनके पिज्जा, बच्चे वहां पे मतलब पागलों की तरह वो जाया करते थे। उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद आया मैकडोनल्ड्स, उसके बाद आया बर्गर किंग, निरूलाज बिक गया सर। सबको यही डर है, मैं मानता हूं आपकी बात, कि कहीं ऐसा ना हो जाए हमारे फार्मर्स के साथ कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स अगर यहां पर आ गए और चीप प्रोडक्ट्स अगर यहां पर अवेलेबल हो गए तो हमारे फार्मर्स का क्या होगा। मैं मानता हूं इस बात को। तो इस बात के ऊपर आप सरकार को घेरिए, बोलिए कि यार हमारे फार्मर्स को भी आप सब्सिडी देना। अशोक यादव जी ये बात क्यों नहीं करते? ये कहने का क्या मतलब हुआ भारत माता को बेच दिया वगैरह वगैरह। 85% अगर वहां पर आप सब्सिडी दे रहे हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट उनको दे रही है, आप 90% दीजिए। अशोक यादव जी, आपको लगता नहीं है कि आप एक डेलीगेशन लेकर के जाइए एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब के पास और फाइनेंस मिनिस्टर साहब के पास कि भाई हमारे किसानों को भी दीजिए ना,
जो अमेरिकन को मिल रही है। आप बोले सर प्लीज, अशोक यादव जी। हाँ देखिए राजीव जी, इस बात को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोकसभा में भी अपनी बात रखी और उन्होंने फार्मर्स के मुद्दे को बड़े मजबूती से उठाया कि हमारे किसानों के हित को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, लेकिन सरकार उस पर कोई जवाब नहीं दे पाई। और दूसरी बात जो आपने कहा, देखिए अमेरिकन जो सीड वगैरह जो आएगा अमेरिका से, वो जीन लॉक टेक्नोलॉजी होती है उनकी। जी, वो जीन एक बार वो क्रॉप यहाँ पे पैदा होगी, नेक्स्ट टाइम वो पैदा ही नहीं होगी, उनकी जीन जो है लॉक्ड हो जाएंगी। और जो मक्का आ रहा है या जो भी मतलब क्रॉप्स आ रही है अमेरिका से, ये जीएम क्रॉप्स इसको बोलते हैं हम लोग, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती है। ये हमारे यहाँ का जो मक्का है वो नेचुरल मक्का होता है। हमारे यहाँ जो फार्मर्स जो उगाते हैं वो नेचुरल चीजें होती हैं। वो जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें यहाँ हिंदुस्तान में मतलब देंगे तो कहीं न कहीं ये हमारे हेल्थ पर्पज पर भी, मतलब हमारे हेल्थ पर भी नुकसान उसका हो सकता है। But I don't think that has been allowed, क्रॉप्स होती हैं। Sir, that has not been allowed. जी, That has not been allowed, sir, because I've read the White House fact sheet. Those GM crops are not coming at the moment. आगे आ सकती हैं, because there is a small clause over there which leaves a window of opportunity. I think our people should be able to block it. लेकिन एक छोटी सी खबर आपको देना चाहता हूँ, it is some good news. सर आपको मालूम है जब बराक ओबामा साहब यहाँ पर आए थे, ये एक्चुअली एग्जाम्पल प्रदीप जी देते हैं, ये मैं नहीं देता हूँ, आज मैं दे रहा हूँ। प्रदीप जी सॉरी, क्या है, क्योंकि प्रदीप जी जो है वो मोटरसाइकिल्स के बड़े शौकीन है सर, वो हीरो है ना, बिल्कुल शाहरुख खान लगते हैं हमारे। वो क्या है कि सर वो हमारे यहाँ पे एक मोटरसाइकिल आती है रॉयल एनफील्ड बुलेट, ठीक है सर। आपको मालूम है रॉयल एनफील्ड बुलेट की सेल्स जो हैं अमेरिका में, दे हैव इंक्रीज्ड बाय 15%। पिछले साल 15% इंक्रीज हुई है सर। तो मेरा ये कहना है कि हमारे यहाँ का कोई भी प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो सारी दुनिया में बिकेगा, सीधी सादी बात है। तो अशोक यादव जी, हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी अच्छी हो, बहुत बढ़िया हो। Let me go back. No, I just want to ask you, अशोक यादव जी, जब आरएसएस is giving you a guarantee के देश को हित को और स्पेशली किसान, मछुआरे और जो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज है उनके हित को हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, मोदी साहब जब आप पूरे देश को संबोधित करते हुए कि वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द फिशरमैन, फार्मर्स एंड द स्मॉल इंडस्ट्रीज, तो शंका क्या है? Why don't you believe them? Why don't you believe the RSS? Why don't you believe Prime Minister Modi? अशोक यादव जी, देखिए मोदी जी ने जब 50% जो यूएस ने टैरिफ इंपोज किया था हिंदुस्तान के ऊपर, तो मोदी जी ने एक स्पीच दिया था उसी दौरान, और उन्होंने कहा था कि हम फार्मर्स के और जो मत्स्य पालक हैं या जो हमारे पशुपालक हैं, जो हमारे मतलब किसान हैं, इन लोगों के हित को हम कभी दांव पे नहीं लगाएंगे। भले हम अमेरिका से टैरिफ झेल लेंगे, लेकिन इनके हितों पे कभी दांव नहीं लगाएंगे, कभी इनके हित को हम प्रभावित नहीं होने देंगे। तो जब 50% टैरिफ लगा था तब उन्होंने ये बात बोली थी। अब जब 50% टैरिफ घटकर 18% टैरिफ हो गया है, तब मोदी जी किसके हित को कंप्रोमाइज किए हैं? कम से कम उनको बताना चाहिए। जब 50% टैरिफ उन्होंने कहा हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हमारे फार्मर्स का जो मतलब लोगों का हम जो हित नहीं कंप्रोमाइज करेंगे, लेकिन इस समय किसके हित को कंप्रोमाइज किया उन्होंने? कम से कम इस बात को बताना चाहिए उनको। और आरएसएस या मोदी जी की कोई बात पर मुझे नहीं लगता देश के अपोजिशन को या देश की जनता को विश्वास होने वाला है, क्योंकि ये जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। अभी हमारे भाजपा के साथी ने कहा आरक्षण नहीं, हम आरक्षण, ये लोग कहते थे संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, कहां खतरे में? लेकिन आपको पता होगा जो रिजर्वेशन है इसको निष्प्रभावी कर दिया गया है, इसको खत्म नहीं किया गया है, लेकिन ये यूजलेस है पेपर में है, लेकिन यूजलेस है, क्योंकि सारी वैकेंसीज आउटसोर्सिंग से हो रही है, थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं, वहां पे कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो आप रिजर्वेशन को बाईपास कर रहे हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है लेटरल एंट्री के माध्यम से ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाए, आपको सबको पता है, एक दो नहीं, अप्रॉक्स 100 ज्वाइंट सेक्रेटरीज, जिनको कि आईएएस यूपीएससी को क्वालिफाई करके प्री मेंस एग्जाम और राज्यों में 10 साल 12 साल की सर्विस देने के बाद तब ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट मिलती है। ऐसे मोर देन 100 पोस्ट उन्होंने लेटरल एंट्री से ला करके अपने लोगों को कारपोरेट से उठाकर बैठा दिया। एक भी उसमें से ओबीसी का व्यक्ति नहीं है, एससी का व्यक्ति नहीं है, एसटी का व्यक्ति नहीं है। तो आप रिजर्वेशन को आपकी हैसियत नहीं, आपकी हिम्मत नहीं कि रिजर्वेशन को आप छेड़ सको, लेकिन आप चतुराई कर रहे हो, आप कनिंगनेस कर रहे हो, आरक्षण होते हुए भी आरक्षण को सर ये पहले से हो रहा था। सर अशोक यादव जी एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट। मैं कोई शैलेश पांडे जी की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ना ही किसी और की तरफ से बोल रहा हूं, बट दिस हैज बीन डन नाउ फॉर द लास्ट 20 years। इवन ड्यूरिंग डॉक्टर मनमोहन सिंह टाइम
there was lateral entry, that is number one. Number two, the other thing also is, सर जान करके SC/ST की पोजीशंस फुलफिल नहीं की जा रही थी तब से, तो उन्होंने तभी, ब्यूरोक्रेट्स आर द सेम सर। अशोक यादव जी, मैं तो वार्निंग दे रहा हूं इनको, शैलेश पांडे जी को, यहां पर जो बैठे हैं ये सर, अभी खबर आई है, सामने आई है, अभी तो पूरे डिटेल उसके सामने आएंगे। आपको मालूम है 303 से 240 पर कैसे आ गई बीजेपी? सर, देयर वाज अ होल सेक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेट्स व्हिच अंडरमाइंड द बीजेपीज इलेक्शन। हमें तो सरप्राइज हो रहा है, लोगों को मालूम नहीं है ये। हम तो सब लोग बोल रहे थे कि 335 सीटें कहीं नहीं गई बीजेपी की 2024 के इलेक्शन में। एक ब्यूरोक्रेट्स का सेक्शन है, उन्होंने बोला था मुझको खुद को बोला, अभी भी सर्विंग है वो, 250 से ऊपर नहीं जाती बीजेपी, हम लोगों ने तय कर लिया है। दिस इज व्हाट दे हैड सेड। लेट मी गो टू राकेश रंजन साहब। राकेश रंजन साहब, दिस इज अ पिक्चर ऑफ नयनतारा सहगल किसिंग हर अंकल। ये पिक्चर है सर, ये देखिए 1955 की पिक्चर है, जब जवाहरलाल नेहरू लैंडेड एट हीथ्रो एयरपोर्ट। ये उनकी नीस है सर, भांजी है उनकी, विजय लक्ष्मी पंडित की बेटी हैं। इस तस्वीर को दिखाया जा रहा है कि पंडित नेहरू कितने कैरेक्टर के खराब थे। ये देखिए सर, दिस इज ऑथेंटिकेटेड बाय गूगल AI, बाय गूगल एंड बाय ऑल्ट न्यूज, बाय बूम लाइव एंड क्विंट एंड ऑल अदर सोर्सेज। दैट इज नयनतारा सहगल, शी इज पंडित जी इज भांजी, शी इज अ वेरी वेल नोन ऑथर, पद्म विभूषण उनको मिल चुका है, लेकिन इंदिरा जी से उनकी नहीं बनती थी। शी वॉज वन ऑफ द फ्यू पीपल बाय द वे हु स्टूड बिसाइड अटल बिहारी वाजपेयी एंड एवरीबडी एल्स टू अपोज द इमरजेंसी। ये नयनतारा सहगल हैं सर। और इनकी तस्वीर को लेकर के निशिकांत दुबे जी क्या क्या बोल रहे हैं सर, आप मुझे बताइए राकेश रंजन जी, ये क्या है? प्लीज बोलिए ना सर, प्लीज। दिस इज नॉट डन एट वन टाइम। मतलब पार्लियामेंट के अंदर जैसे आपने किन किन का आपने एग्जाम्पल दिया अभी सर, मेरा ये कहना है कि वो कहाँ गए लोग सर? पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, बड़े प्यार से एक दूसरे के खिलाफ, मतलब ऐसी हरकत तो नहीं करते थे। बोलिए सर प्लीज। राम मनोहर लोहिया जी की आपने बात करी, उसी लेवल पर दीनदयाल उपाध्याय जी हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी। सर मजा आता था सुन के। आप बताइए सर प्लीज, बोलिए सर, बोलिए, मुझे बहुत दुख हो रहा है, बोलिए। राकेश रंजन जी प्लीज स्पीक। तैयार हो गए? ये आप सही कह रहे हैं कि अभी पार्लियामेंट के डिबेट का स्तर इस तरह से गिरा दिया गया है कि जनता जो है ना, जनता भी शर्मसार हो जाएगी। अब आप बताइए कि उनके कैरेक्टर पे सवाल उठाया जा रहा है कि जो देश का नहीं, दुनिया में सबसे बड़ा स्टेट्समैन हुआ यदि कोई तो है जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। उनसे बड़ा स्टेट्समैन मुझे नहीं लगता है कि कोई हुआ होगा। और उनका कैरेक्टर, उनको कैरेक्टरलेस कहा गया है जो अपने बहन और अपने भांजी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, या उनको कैरेक्टरलेस आप कहिएगा जिनका नाम एक क्रिश्चियन फाइल में आ रहा है, आप उनको कैरेक्टरलेस कहिए। जो उठा रहे हैं ये निशिकांत दुबे जी, पता तो वो बताएं कि वो किससे शादी किए हैं, कौन कैरेक्टरलेस है? और कैरेक्टरलेस की बात जहां तक चल रही है तो खैर इसमें तो कहीं भी बीजेपी मिस का कोई तुलना ही नहीं हो सकती है। इन्हीं के न कुलदीप सेंगर से लेकर के भूषण जी से लेकर के तमाम इनके जितने नेता हैं उनको देखिए ना। लेकिन आप उस आदमी पे उंगली उठा रहे हैं जो इस देश का आर्किटेक्ट था, प्रथम प्रधानमंत्री, जो देश जो है भूखा नंगा और विभाजन के दर से कराहता हुआ ये देश था, उसको समेट करके और एक बेहतर नेशन ही नहीं, एक मजबूत नेशन के रूप में उसको आगे लेकर। राकेश रंजन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं और एक तरफ सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बावजूद उन्हें पता था कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन भी चाहिए और मुझे डिस्ट्रीब्यूशन भी चाहिए, और उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट खड़ा कर लिया। उसके बारे में उसकी तुलना कैसे कर सकते हैं? देखिए राकेश रंजन जी, एक चीज है, एक छोटी सी चीज है सर जी, क्या है, ज्यादातर 90% ऑफ द टाइम जो मैंने सुना है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं जानता हूं अच्छी तरह, जब वो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे उत्तर प्रदेश गुजरात के, तब तो हमारी बात हुआ करती थी, महीने में एक बार तो बात हुआ ही करती थी। आई वाज द फर्स्ट पर्सन, एज आई कीप सेइंग अगेन एंड अगेन, व्हेन दिस शो यूज्ड टू कम ऑन सहारा, 2003 की बात है, तब से ये शो शुरू हुआ सहारा पर, उसके पहले इन मुंबई में हुआ करता था। हम लोग पहले थे जिन्होंने कहा था कि एक दिन नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे देश के, तब से मैं उनको जानता हूं। तब वो बड़ी अच्छी तरह बात किया करते थे, प्रधानमंत्री बनने के बाद वो बात नहीं करते हैं।
but which is all right, which is fine. But the fact is, sir, I would like to ask you this, कि पंडित जी के बारे में मैंने ना जाने कितने भाषण सुने हैं नरेंद्र मोदी जी के, जहां पर वो पंडित जी की अचीवमेंट्स को लेकर के उन्होंने बहुत प्रशंसा की है। तो ये निशिकांत दुबे वगैरह जो लोग हैं, वो क्या प्रधानमंत्री जी की भी नहीं सुन रहे? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं सर, दे शुड एटलीस्ट लिसन टू द प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर इज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ पंडित नेहरू। हाँ, चाइना को लेके, आर्टिकल 370 को लेकर के, और हमारी फौज को लेकर के जो कुछ भी, और इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के, मिस्टर मोदी हैज reservations with regard to Pandit Nehru. So do a lot of people. Article 370, for example, should not have been there, etc., etc. वो अलग बात है, बट इज अ ह्यूमन बीइंग। गलतियां हर एक से होती हैं सर, ऐसी क्या बात है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के एमपी पंडित नेहरू की भी बात नहीं सुन रहे? आप बताइए सर। सॉरी, नरेंद्र मोदी की बात, सॉरी। जी जी, दिक्कत है ना, जो बहुत ही नपी तुली राजनीति है इनकी। आप देखेंगे ना कि जब भी सवालों से भागना होगा, मुद्दों को भटकाना होगा, जब भी सामाजिक न्याय और अन्य चीजों के बारे में आप उनसे बात करेंगे, तो एक होता है ना कि यदि आप एक गांव में, मेरे यहाँ एक खेल होता है धप्पा मार के भाग जाना। सर अकेले आपके गांव में नहीं होता, सब गांव में होता। भटकाने के लिए जो ये करते हैं, तो ये कुछ लफंगे टाइप के लोग होते हैं कि जिनका यही काम होता है कि जो मेन मुद्दा है उसको भटकाना है। तो इस टाइप का कुछ भी मीन्स ऐसा करो कि लोग का ध्यान थोड़ा सा भटक जाए। तो ये उसी टाइप के लोग हैं, अपना कैरेक्टर नहीं देखेंगे। खैर, पर्सनल देखिए, डॉक्टर राकेश रंजन जी की भी वंदे मातरम नोटिफिकेशन पर पूरे मुस्लिम जो कम्युनिटी लीडर्स है विरोध कर रहे कि ये ठीक नहीं है, दिस इज नॉट इन लाइन विद द सेक्युलर वैल्यूज, उनका कहना है दिस इज नॉट इन लाइन विद रिलीजन। बीजेपी का नारा है इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम गाना होगा। तो हाउ डू यू सी, क्या आर वी सीइंग अनदर डिवाइड पूरे देश में वंदे मातरम को लेकर? यस। अब वो लोग वंदे मातरम और राष्ट्रगान की बात करेंगे जिनका कभी उससे नाता ही नहीं रहा है। पूरे स्वतंत्रता संग्राम में ये लोग अंग्रेजों की दलाली किए हैं, और उसके बाद ये लोगों को बताएंगे कि वंदे मातरम क्या क्या रेस्पेक्ट है और राष्ट्रगान क्या क्या रेस्पेक्ट है। नेशनल एंथम से लेकर के तमाम बताइए ना, इनके आरएसएस से लेकर के कितने भी जो लोग हैं, एक लोग जिनका स्वतंत्रता संग्राम में इनका कोई योगदान हो। अंग्रेजों को दलाली करते रहे और अभी कह रहे हैं कि नेशनल एंथम और ये सारा चीज, कोई किसको आपत्ति है? किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस देश का सेकुलर जो कैरेक्टर है उसको भी बचाना उतना ही जरूरी है। तो वंदे मातरम सेकुलर कैसे हो गया? आया तो ये दंगा फसाद कराना चाहते हैं, ये लोगों के को बांटना चाहते हैं। ये सारी निश्चित रूप से क्या उस समय जो लोगों ने तय किया था, जो लोगों ने लिखा था, जो संविधान सभा में जो लोग थे, उन्होंने तय किया कि ठीक है ये ऐसा होना चाहिए। आज उनको जो ये देख रहे हैं कि कैसे उसमें से भी ये लोग लोगों को लड़ाने का, हिंदू मुसलमान करने का और ये सारी चीजें, ये तरीके ढूंढ रहे हैं। हिंदू मुसलमान कैसे आ गया? यही है सर, हिंदू मुसलमान कैसे आ गया? एक और बात आप कह रहे थे कि आरएसएस और एक पे आपको भरोसा क्यों नहीं है? आरएसएस है कौन? कौन है आरएसएस की? उसका क्या राइट बनता है कि देश के नेतृत्व के बारे में कोई कमिटमेंट करे? क्या वो प्रधानमंत्री, क्या वो सरकार में है? अभी तक सर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसका रजिस्टर्ड एक संस्था तक नहीं है। और वो उसको आरएसएस के बारे में, आरएसएस का इतिहास क्या रहा है आप बताइए ना। अंग्रेजों की दलाली, भारत के डॉक्टर राकेश रंजन जी करने का। आज सलमान खान भी आरएसएस के फंक्शन में जाके बैठ रहे, मोहन भागवत जी के फंक्शन में जाके सलमान खान भी एक क्या कुछ को कहते हैं आरएसएस कोई नहीं, आज तक तो रजिस्टर्ड एक संस्था तक नहीं है और वो देश के बारे में बात करेगा। उसका पूरा इतिहास जो रहा है, चाहे जनसंघ हो, आरएसएस हो, चाहे आपने लिया है जितने भी मातृ संस्था हो, अंग्रेजों की दलाली के अलावा और इनका कोई इतिहास नहीं रहा हो। अरे सर, मैं आपसे राकेश रंजन जी का विरोध करते सर, एक सवाल तो पूछ लें उनसे। वंदे मातरम का संसद के अंदर अपमान करने वाले आरजेडी, सपा और कांग्रेस के सांसदों के मुंह से ये हम देशभक्ति सुनेंगे क्या? सर एक मिनट, आप पहले देश को बेचने वाले
न्यूज इस चैनल देश पे बोले के साथ अपनी और जुबान संभाल के गद्दारी बोलिए। करने वाले, ये कोई तरीका नहीं है अंग्रेजों बात के करने का गुलाम आपका, बिल्कुल। में और अंग्रेजों आप के दलाली करने वाले सर्टिफिकेट नहीं लोग चाहिए अब आरएसएस आप को, जनता को ये बताएंगे, आरएसएस को आपसे जनता को सर्टिफिकेट नहीं बताएंगे चाहिए। कि राजू जी राष्ट्रभक्ति क्या प्लीज होती मुझे है और पहले वंदे इनकी बातों मातरम का का जवाब क्या देने इस्तेमाल दीजिए। है। और लेकिन राकेश रंजन जी, भाषा में बात करो ना, राकेश इनकी रंजन भाषा जी में ये तो बात करना मुझे आता है, बताइए, लेकिन एक इनके मिनट, जैसे अरे लोगों एक का मिनट, भाषा एक में मिनट, जवाब शैलेश देना नहीं पांडे, चाहता हूँ। अरे शैलेश पांडे जी लेकिन मैं इतना एक जरूर कहना मिनट, चाहूंगा, राजू जी, बोलिए बोलिए। राजू जी, मैं इतना जरूर कहूंगा कि इन्होंने जो बात कही, मैं इनके बात का पूरा खंडन करता हूँ। ठीक है सर, राष्ट्रीय लेकिन स्वयंसेवक संघ के आप संस्थापक, पूरा बोलिए सुनिए, सर, जो आपको मैंने बोलना अपनी से मत बोलिए बोलिए, सर। एक अपने सवाल मत तो बोलिए, आपने बहुत बोल दिया। एक सवाल तो पूछने दीजिए, एक सवाल तो पूछने दीजिए सर। 1905 से लेकर के आज तक कांग्रेस की जो भी सभा होती है, जो भी मीटिंग होती है, वो वंदे मातरम से शुरू होती है। तो राकेश रंजन जी, वंदे मातरम को लेकर के अभी ऑब्जेक्शन क्या है? उन्होंने यही बोला ना, पार्लियामेंट का सेशन जो है वंदे मातरम से शुरू होगा। महाराष्ट्र असेंबली का तो सेशन वंदे मातरम से ही शुरू होता है। बीएमसी और हमारी जितनी भी कॉर्पोरेशन है, शैलेश पांडे जी उसके हर वो हैं, स्कूल्स में हर स्कूल में होता है, हर बच्चे जगह भी होता वंदे है। मातरम Why this objection to वंदे मातरम now? And the Congress should be the last to object. They've been singing वंदे मातरम. सर, कांग्रेस के एआईसीसी का हर सेशन वंदे मातरम से शुरू होता है। आप बताइए राकेश रंजन जी, इसमें कोई ऑब्जेक्शन है क्या? वही बात मैं बता रहा हूं कि इनकी सभाओं में, आरएसएस के सभाओं में कभी न राष्ट्रगान गाया गया, न कभी तिरंगा फहराया गया। ये तो अपने हेडक्वार्टर में 70 सालों तक कभी तिरंगा नहीं फहराया। But we are not talking about the BJP, sir. We are talking about the government. को कह रहे हैं Sir, government is separate. मीन्स नेशनल एंथम हो, चाहे वंदे मातरम हो, जो नेशनल सॉन्ग हो, उसके बारे में, उसकी इंपोर्टेंस के बारे में कैसे बात करने का तो कोई हक नहीं बनता है। Right, so let me go to पांडे जी, पांडे जी, पांडे जी, यहाँ तक सही है कि आपने कानून बनाया, मगर ये क्या कहना कि इस देश में रहना होता वंदे मातरम गाना होगा, कहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, नहीं तो देश के बाहर जाओ। पांडे जी, दंगा कराना ये क्यों आप एनफोर्स करना चाहते हो? चाह रहे हैं। पांडे जी, ये एनफोर्स क्यों करना चाहते हो? सालों तक कांग्रेस पार्टी ने दंगा ही कराया, चाहे भिवंडी हो, मुंबई हो, टांडा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जितने सारे दंगे तुम्हारे 60 सालों के भागलपुर हो, कांग्रेस के और तुम्हारे लोगों के, वो या भागलपुर हो, भागलपुर। और जब से मोदी जी आए से आपको उल्टा दर्द होता है। जिनकी गंदी नीयत है उसको ठोक ठोक के सही किया है। ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। तुमने देश के बांटने और का काम कर आज तक ये नहीं बता पाए कि हिंदू कौन है। देखिए, इन्होंने बहुत आप हिंदू होते, दलित कौन है, ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है। 1 मिनट का समय दिया जाए, मैं इनके बोलिए सामाजिक न्याय की बात होती है, जब दलित शोषित वंचित आवाज की बात होती है, तब इनकी हिंदू राष्ट्र का सारा सपूरा जो है गायब हो जाता है। के लिए 5 करोड़ सामाजिक न्याय की बात करते हैं, पेट में दर्द हो जाता है। 11 करोड़ शौचालय जो लोग इस देश में आज 25 आजादी के लिए कुर्बान हुए, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोग 48 करोड़ जनधन के खाते खोलने का मोदी जी ने किया। आपने 60 सालों तक तो गरीबों के बैंक अकाउंट ही लेकिन नहीं शैलेश पांडे खोलने जी, दिया भाई। ये तो बात अलग हो गई ना सर, ये तो बात अलग हो गरीब को गई। गरीब बनाकर रखा। अरे मैं कुछ और पूछ रहा हूँ सर, गरीबों को गरीब से गरीब बनाकर गरीबी हटाने बोल कर गरीबों को सर, हटा मैं दिया। कुछ और पूछ रहा हूँ सर आपसे। नहीं, मुझे इनके बात का जवाब ठीक दीजिए। है, ठीक, वो आप जवाब दीजिए ना, मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे। आप जरा सब्जेक्ट से थोड़ा अलग जा रहे हैं सर। जी, कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने ऑफिशियली वंदे मातरम को एक्सेप्ट किया। जो पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी भारत की आजादी के बाद, वहां वंदे मातरम को एज अ नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गान एक्सेप्ट किया गया। तो अभी ऑब्जेक्शन क्यों है सर? ये तो कांग्रेस शुड वेलकम इट। कांग्रेस हो गई, आरजेडी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, अब जिहादी कांग्रेस हो गई है, इसलिए तो मुसलमानों को क्या ऑब्जेक्शन है? बचपन से करते हैं। अरे इनके मुख्यमंत्री कहते हैं कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी कांग्रेस है, इसलिए वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। सर, मुसलमान को क्यों ऑब्जेक्शन होगी वंदे मातरम गाने में? अरे हमारे यहाँ तो जो समझाते देश हैं। का सच्चा मुसलमान है उसे ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन इनकी पार्टी जिहादी मुसलमानों की पार्टी है ना, जो भगवान राम का विरोध करती है, जो वंदे मातरम का विरोध करती है, जो भारत माता की जय का विरोध करती है,
लेकिन मैं डंके की चोट पे कहता हूं, इस देश में रहना है सारे मुसलमान वंदे रात मातरम करते हैं कहना सर, ही सारे है। मुस्लिम ये रात ये करते हैं। ये आपत्तिजनक है कहना ही पड़ेगा। पांडे जी, इस ये देश आपत्ति, में इस रहना है, देश में रहना हो तो वंदे मातरम कहना होगा, ये आपत्तिजनक ये है। कहना ज्यादा, होगा, बिल्कुल ये कहना ज्यादा। होगा। तो बाकी लोग देश छोड़ के जाए पांडे जी। बिल्कुल जिहादियों के लिए सर, जिहादी कैसे हो गया? बांग्लादेश में जा सकते तो हैं। कहाँ सर, जिहाद- जाएंगे, सर, जिहादी कहाँ कैसे हो जाएंगे गया? लोग, कहाँ जाएंगे जो वंदे मातरम बोल नहीं सकते? यही ये जो लोग खोज देश रहे को हैं। न माने वो जिहादी है, जो भगवान राम को न माने, जो हमारे बिना हिंदू आराध्य हैं, मुसलमान किए हुए जो हमारे इनका महापुरुष कोई हैं, भी इस इलेक्शन नहीं, देश के इलेक्शन कैंपेन कई कंप्लीट लोगों नहीं ने हो उन्हें सकता इमाम है। हिंद ये भी कहा सिर्फ है, हर तो चीज जो में वो हिंदू नहीं मानते मुसलमान वो करेंगे। जिहादी है। ये दंगाई जो लोग वंदे हैं मातरम को न माने और वो जिहादी है। सांप्रदायिकता इनके नस्ल में भरी पड़ी है। सर, मैं अभी आपसे- सुनिए, राजीव जी, He wanted to clarify राजीव जी, on RSS. पांडे जी, राजीव आपको जी, मुझे बेहद दुख हो गया 25 जब सेकंड का समय दीजिए, RSS, इनके बात का बोलिए जवाब बोलिए, आप दीजिए। कुछ बोल रहे थे, बोले सर, पांडे जी, आरएसएस बोलिए। के बारे में बोले ना, बोलिए, बोलिए। संघ के बारे में बोले। आपको दुख हो गया। चले गए? अरे दिल टूट गया सर। अरे राकेश रंजन जी, आपने हमारे डॉक्टर ढोने के परम मित्र शैलेश पांडे जी का दिल तोड़ दिया सर, वो चले गए बेचारे। क्या कर रहे हैं सर वो? ढोने साहब, ऐसा क्या मत करें वंदे- सर। फैक्चुअल बात कर रहा सर, हूँ। ही इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन सर, ऐसा मत करें। दोने साहब, क्या वंदे मातरम सेक्युलर वैल्यूज पर एक अटैक है? क्या सेक्युलरिज्म पर अटैक है? वंदे मातरम क्या सेक्युलरिज्म पे अटैक है? दोने साहब, नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। वंदे मातरम, देखिए, वंदे मातरम और जनगण मन ये राष्ट्रगीत है, और वंदे मातरम जो है ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी तो वंदे मातरम को मानती है। वंदे मातरम सर, हमारे 100 साल से ज्यादा वंदे मानते मातरम हैं। होता है। सर, 123 साल से आप गा रहे हैं। नो बट इसको अपने हर सेशन में। सेक्युलरिज्म पे क्या ठेस आ गया? दोने साहब, व्हाई ऑन सेक्युलरिज्म? नहीं, सेकुलरिज्म पे ठेस नहीं है। देखिए, कुछ मुस्लिम संस्था है, कुछ मुस्लिम लीडर इसको नहीं बोलना चाहते हैं, उनका अलग है, मतलब है। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी के हर अधिवेशन में जनगण मन होता है, हर प्रोग्राम में ये अपना वंदे मातरम भी होता है। तो वंदे मातरम तो हर प्रोग्राम में रहता है, हर शिविर में रहता है। जी रहता है। कांग्रेस का इससे कोई संबंध नहीं है, जो नहीं बोलना चाह रहे हैं। सर, ये वो जो जान है करके कि आपको मुस्लिम- लगता नहीं है, जान करके ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि भाई किसी भी तरीके नहीं से? सर, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलेंगे कि इस देश में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, और ओवैसी सर, जैसे वो तो कोई लोग- मानता ही नहीं है। क्या बात? ओवैसी जैसे लोग बोलेंगे हम नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो इनको ध्रुवीकरण करना है, इनको हिंदू मुस्लिम करना है, क्योंकि अभी तो इलेक्शन है ओवैसी बंगाल साहब में। तो इन्हीं के आदमी हैं। ओवैसी नहीं, साहब तो बस इन्हीं के- ओवैसी- हाँ। ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड भी, दोने साहब, देखिए, जैसे हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जिन्ना और हिंदू महासभा जैसे थे, वैसे ही है। अभी इन्होंने तो तो आप तो उसमें तो आपने भी किया सर, AIMIM के साथ मालेगांव के अंदर कांग्रेस ने भी तो अभी करार किया है। ऐसी क्या बात है? बट वो बीजेपी ने नहीं किया है, सबने किया है। नोटिस दिया है सेक्युलरिज्म, सर, कांग्रेस के नेता को नोटिस दिया है पार्टी ने। तो सेक्युलरिज्म पार्टी ने पे नोटिस दिया है। सेक्युलरिज्म पे वंदे मातरम से क्या आपत्ति है? दोने नहीं, साहब, नहीं, किसी को आपत्ति नहीं है। ऑल इंडिया किसी को आपत्ति नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा वंदे मातरम वो नहीं मुस्लिम बोलेंगे। पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछिए सर, आप वो मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड से पूछिए। कोई कांग्रेस का लीडर कहता है तो कोई मुस्लिम लीडर कहता है तो वो उसकी जिम्मेदारी है। In any event, sir, स्टेटमेंट नहीं है, पार्टी की ये भूमिका नहीं है। वन स्मॉल थिंग अबाउट द ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये लालू यादव जी के साथ भी इनका काफी आर्ग्यूमेंट हो गया था। पता नहीं राकेश रंजन जी को याद है कि नहीं। तब जाके मालूम पड़ा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इज एन NGO। वो NGO है सर, इट इज नॉट अ गवर्नमेंट recognized body that can actually talk about Muslim personal law etc. It's just an NGO started by some बट people अगर to create कम्युनिटी problems. लीडर्स That's को it. आपत्ति है, मुस्लिम कम्युनिटी लीडर्स को आपत्ति है, तो इसका एक बहुत बड़ा बहस का मुद्दा हो गया कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। नहीं, कोई बहस का मुद्दा नहीं है सर। कौन से हिंदू और कौन से भारतीय जनता पार्टी के लोग वंदे मातरम बोलते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग तो इतने ढोंगी है, अभी राष्ट्रभक्ति बताते हैं, राष्ट्र प्रेम बताते हैं। जब देश की आज़ादी चल रही थी, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो एक भी तो इनके पास आदमी नहीं है, एक भी तो स्वतंत्र संग्राम सर, अब तो सेनानी इनके अब तो पास नहीं evolution है। हो गई ना सर, अब बढ़ बोलने गया के ना। लिए ये हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, एक भी आदमी नहीं इनके पास। अब है ना, क्या बात कर रहे हो? सरदार मैं पटेल, बोलिए। सरदार पटेल इनके हो गए, महात्मा गांधी इनके सरदार हो गए, पटेल कांग्रेस के सबको अध्यक्ष ग्रैब हैं। कर लिया सर इन्होंने। क्या बात कर रहे हो? अब तो सारे सरदार बीजेपी के पटेल हो गए। कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और सरदार पटेल को कोई भारतीय जनता पार्टी मानती नहीं है। भारतीय जनता, अभी तो उन्होंने सरदार पटेल का नाम, अहमदाबाद का जो स्टेडियम है उसका नाम बदल के मोदी का नाम रख दिया। हाँ, मोदी जी का नाम क्या रख दिया मानते सर। हैं राकेश लोग? रंजन जी, यू वांटेड टू से और समथिंग, ये प्लीज गो अहेड सर। पे
आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। प्लीज सर, प्लीज गो इट सर, प्लीज। हमारी कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों का और खासकर सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले लोगों का इतिहास जो है, आप देखे होंगे कि कंपेयर कीजिएगा तो वंदे मातरम हो चाहे जनगणमन हो, थ्रू आउट इनकी जन्म से लेकर के आज तक आरएसएस से ज्यादा ऊंची आवाजों में गाते रहे हैं। हालांकि आरएसएस का तो इतिहास ही नहीं रहा है। पूरे स्वतंत्रता संग्राम में जनगणमन से कोई नाता रहा है, ना वंदे मातरम से नाता रहा है जी। तो हम और पूरा विपक्ष जो है हमेशा वंदे मातरम हो चाहे जनगणमन हो हमेशा गाते रहे। तो अभी इशू कैसे बन गया देश की सेकुलर कैरेक्टर में भरोसा रखते हैं, हम सामाजिक न्याय की बात करते रहे हैं, लेकिन दिक्कत वो नहीं है। दिक्कत यह है कि जिनका इतिहास नहीं रहा, जिनका वंदे मातरम से कोई नाता रहा ही नहीं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, क्या अल्पसंख्यक आपसे दूर? चुनावी मुद्दा, इनका चुनावी मुद्दा से इनका जुड़ा हुआ है कि उसमें भी हम हिंदू मुसलमान ढूंढें, उसमें भी हम कुछ सांप्रदायिक मुद्दों को ढूंढें और यहाँ पे दंगा फसाद कराएं। तो कोई इनका नहीं, तो आप देख लीजिए इतिहास उठा करके, इनका वंदे मातरम से कोई नाता रहा है नहीं, राष्ट्रगान से नाता रहा है न, इस देश की पूरी स्वतंत्रता संग्राम से कोई नाता रहा है। तो आज इनके इतना वंदे मातरम के प्रति इनका लगाव कैसे उमड़ आया? तो अल्पसंख्यक कि इसको ये लोग चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं और हमारे दिल में है वंदे मातरम, हमारी आत्मा में है राष्ट्रगान। इस देश की एक एक प्राउड इंडियन जो है, हर एक नागरिक के लिए वंदे मातरम हो चाहे वो जनगणमन हो, उस आस्था से, उस विश्वास से, उस कमिटमेंट से गाता है, जो आस्था विश्वास और कमिटमेंट हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भरा था और देखा था। लेकिन इनके लिए ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है। रंजन साहब, समझना पड़ेगा कि आखिर रंजन साहब आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। आपने स्टैंड नहीं लिया तो अल्पसंख्यक नाराज हो जाएंगे। आपको जो पीडीए का फॉर्मूला है, आपको पिछला दलित अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक नाराज हो जाएंगे। स्टैंड तो लेना पड़ेगा। जो ऑलरेडी जो अच्छा आप कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम और जनगणमन पे स्टैंड लेना, उसमें स्टैंड क्या हम बता रहे हैं? हर एक भारतीय जो इस देश के संविधान में भरोसा रखता है, सामाजिक न्याय में भरोसा रखता है, धर्मनिरपेक्षता में भरोसा रखता है, लोकतंत्र में भरोसा रखता है, हर एक भारतीय जो प्राउड भारतीय है वो वंदे मातरम में भी विश्वास रखता है और जनगण मन में भी विश्वास रखता है। सर अब असली मुद्दे पे आ जाए। मनसा का विरोध हमेशा करेगा, उस मनसा का विरोध हमेशा करेगा कि हमारी राष्ट्रीय गीत को भी दंगा फसाद कराने के लिए यूज कर रहे जो लोग हैं। इस प्रकार के सांप्रदायिक शक्तियों से हमेशा हम लड़ते रहे हैं, हमारे नेता लड़ते रहे हैं, उनका पूरा इतिहास रहा है कि इन सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ते रहे हैं। तो उनकी इस मनसा के खिलाफ हमेशा हम रहेंगे और इस देश की सेकुलर कैरेक्टर को, समाजवादी कैरेक्टर को और तमाम जो संवैधानिक मूल्य है उसके लिए लड़ते रहेंगे। और उसके साथ यदि ये छेड़खानी करते हैं तो आउच। राकेश रंजन जी, नेटवर्क इज गॉन। सुधीर धोने साहब, एक छोटी सी बात कर लें। अभी एक लॉन्ग मार्च हुई थी, लॉन्ग मार्च जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी, कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, सब लोग थे। तो उसमें आदिवासी भी थे, दंगड़ भी थे, केवट भी थे, अलग अलग कम्युनिटी के लोग भी थे, लोहार भी थे। वो मिले इनको देवेंद्र फडणवीस साहब को। देवेंद्र फडणवीस साहब ने उनको काफ़ी आश्वासन दिए वगैरह, फिर वापस चले गए। मेरा ये कहना है कि वास्तविकता में जो पहले एक डिस्कशन हुआ करता था, एक मुद्दा हुआ करता था कि जितना पिछड़ा वर्ग है भारत का, उसके बारे में क्या हो रहा है, उनकी अपलिफ्टमेंट के बारे में क्या हो रहा है, आज वो डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। अगर आप देखें तो कहीं पर कोई उसके बारे में बात भी नहीं कर रहा है कि पिछड़ा वर्ग जो है भारत का, जैसे आदिवासी हो गए, जैसे हमारे धंगड़ कम्युनिटी हो गई, जैसे बाकी कम्युनिटी हो गई, आप भी ओबीसी कम्युनिटी से ही आते हैं, उनका अपलिफ्टमेंट किस प्रकार होगा, इसको लेकर के एक बार फिर बातचीत कब होगी सर, आप बताएं। डॉक्टर डोने शुरू किया है जनगणना, अभी शुरू किया, सर्वे शुरू किया है जातिगत जनगणना का जी। तो उसमें सिर्फ एससी और एसटी गिन रहे, वो ओबीसी नहीं गिन रहे, नहीं गिन रहे। और ओबीसी का कॉलम ही है नहीं।
ये नहीं चाहते कि ओबीसी इस देश में कितने लोगों को मालूम पड़े, देश को मालूम पड़े। और अगर मालूम पड़ा कि 52% ओबीसी इस देश में है, 60% ओबीसी है और राज कर रहे देश पे 3%, जी तो ये मुद्दा आएगा। तो इसीलिए अब ये चल रहा है सर। और जी। ओबीसी को उनके अधिकार नहीं देने का इनका इरादा है। जी सर, सबसे ओबीसी का कॉलम ही नहीं रखा है। सबसे बड़ा कांग्रेस ओबीसी, पार्टी ने, हाँ, सबसे बड़ा ओबीसी मोदी साहब है। ओबीसी का चेहरा कहाँ है मोदी साहब सर? ओबीसी, आप तो मोदी साहब को ओबीसी बोलते हैं। कुछ हमारे पंडित है, शंकराचार्य जैसे लोग हैं, वो तो मोदी जी को हिंदू मानने को तैयार नहीं। और एक जिम्मेदार आदमी ने बताया कि उनकी जो मोड़ घासी जो कास्ट है वो बेसिकली मुस्लिम लोग है वो। आई शाबाश। हाँ, ये ऐसे वीडियो है, हकीकत में है। मतलब आप वही बात कर रहे हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर, ऐसे बोलते हैं लोग, हम तो नहीं अब बोल आप रहे। वही बात कर रहे हैं जो लोग फिरोज गांधी के बारे में बात करते हैं। नहीं, फिरोज नहीं, गांधी ऐसा साहब, नहीं है। फिरोज गांधी साहब फिरोज पारसी, गांधी पारसी है, फिरोज गांधी पारसी है, तो उनके बारे में लेकिन बोलते हैं अभी खान है, तो मतलब वो क्या ये है? जो ओबीसी में नहीं है, इनकी कास्ट, मोदी जी की कास्ट ओबीसी में कब आई? सर, तेली जब ये हैं। खुद, नहीं सर, जब ये खुद मुख्यमंत्री बने गुजरात के, वो बनने के बाद उन्होंने अपनी कास्ट को जो है ओबीसी में वो उनका समावेश किया। उसके पहले ओबीसी में नहीं थी। सर ओबीसी में नहीं थे लेकिन हिंदू थे, ये मत बोलिए। नहीं, वो हिंदू थे, लेकिन ऐसे वीडियो हमने भी देखे हैं। सर वो तो ठीक आपको है लाए सर। तो आपके पर्सनल इस पे मैं भेज देता हूँ, आप जरा बोलिए मुझे क्या है। उन्होंने पूरा बताया है कि किस तरह से जो कास्ट के लोग हैं। देखिए, बहुत सारे कास्ट के लोग हैं जो दूसरे देशों से आते हैं। यहाँ के खास तौर से जो ब्राह्मण समाज है, उनके बारे में भी प्रबोधनकार ठाकरे जो है उन्होंने बोली थे कि ये यूरेशिया से आए हुए लोग हैं। जी यहाँ के जो बेसिकली जो ब्राह्मण समाज है, इसलिए उनकी आंखें अलग तरह की रहती है। जो खास तौर से कोकणस्थ ब्राह्मण जो लोग हैं, तो वो यूरेशिया से आए हुए, ऐसा इतिहास है इनका। तो सर क्या हो गया, हिंदुस्तान में सभी लोग तो बाहर से आए हैं, कोई नहीं, नई वो बात क्या तो है ठीक उसमें? है, उसमें वो क्या? ठीक है। एक बार हिंदुस्तानी हो गए तो हो गए। नहीं, हम तो उसमें बोलते क्या हैं, जो बोलते हैं मोहन भागवत जी बोलते हैं कि सब भी मुसलमान 99.99% मुसलमान जो इस देश के पहले हिंदू ही थे। जी दुरुस्त बात है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ चलते चलते, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है सर, आगे आपको क्या लगता है कांग्रेस क्या करेगी? क्योंकि राहुल गांधी जी के खिलाफ अब ये एक प्रस्ताव लेकर के आएंगे कि इनको बैन कीजिए वगैरह 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 जो भी है। अब मेजोरिटी तो है इनकी, तो आपको लगता है ऐसा कर सकते हैं क्या, परमानेंट बैन ऑन राहुल गांधी? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते सर, क्योंकि राहुल गांधी ने जो, देखिए, संसद में राहुल गांधी ने कुछ भी बोला या किसी भी सांसद ने बोला संसद में, वो प्रोटेक्शन तो होती है। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। जी हाँ, संसद में तो पूरी आजादी है। संसद में तो किसी को कुछ भी बोले तो उस बेस पे, चाहे वो गलत हो या सही हो, उस बेस पे किसी भी कोर्ट में कोई जा नहीं सकता। और उस जो संभाषण भाषण रहता उसका मुद्दा नहीं तो बना उन्होंने सकता। पार्लियामेंट में ही बोला है ना कि पार्लियामेंट की जो उन्होंने प्रिविलेजेस पार्लियामेंट कमेटी में बोला है। है, पार्लियामेंट में बोला है। और जो राहुल गांधी जो है पार्लियामेंट में बोले या बाहर बोले, वो सही बोलते हैं। जी दुरुस्त कोई बात है, गलत ऐसा नहीं आपने बोलते। ऐसा ये आपने- नो कॉन्फिडेंस मोशन जो राहुल जी के खिलाफ लाया है, क्या उसमें क्या हो सकता है? आपका क्या प्रिजम्पशन है धोनी साहब? नहीं, ऐसा क्या कर सकते हैं सर? देखिए, किसी को पद से हटा सकते हैं, किसी की सदस्यता खत्म कैसे कर सकते हैं ये लोग? देखिए, कोई पद पे लोकसभा के अध्यक्ष जो रहता है उसको कौन चुनता है? लोकसभा के अध्यक्ष को चुनता है लोकसभा के सदस्य, जो बहुमत से उसका चुनाव होता है। इसलिए उसको हटाने का अधिकार उस सांसदों को है। प्रधानमंत्री को कौन चुनता है? प्रधानमंत्री को चुनता है लोकसभा के सदस्य। इसलिए प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव करके, सरकार के खिलाफ या प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दाखिल करके अगर वो पारित होता है तो उनको पद से हटाया जा सकता है, क्योंकि वो उन्होंने बनाया है। लेकिन कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को किसने बनाया? जनता ने चुनाव जिताया है। इसीलिए उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं संसद। But what I am surprised about sir is that जैसे अभी वो नयनतारा सहगल जी का मैंने उनकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, दिस इज कम्प्लीटली डॉक्यूमेंटेड। इसी तरीके से विजय लक्ष्मी पंडित जी की तस्वीरें वगैरह वगैरह। आप एक काउंटर क्लेम क्यों नहीं फाइल करते निशिकांत दुबे टाइप लोगों के खिलाफ कि ये आप मिसलीड कर रहे हैं हाउस को इस तरीके से पंडित नेहरू के बारे में बात करके, एक मानहानि का और उसके अलावा एक ये करेंगे सर, लोग करेंगे, कांग्रेस के लोग करेंगे इस पे। प्रिविलेज मोशन आना चाहिए ना सर। वाई नहीं सर,
करेंगे लोग। कब करेंगे सर? अगले साल, 10 साल के नहीं बाद नहीं, कब अभी हम करेंगे? कुछ लोगों से, सांसदों से बात करते हैं। जब 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 केसी वेणुगोपाल साहब और जयराम रमेश साहब को ये इस विषय के बारे में मालूम पड़ेगा तब, मतलब नहीं नहीं, सबको मालूम पड़ा, करेंगे सर इस पे। I am surprised because the only person who spoke about it is Priyanka Gandhi ji, and she said, "Why are you talking about Pandit Nehru at this time?" पंडित नेहरू जी को गए हुए 62 साल हो गए, अभी भी आप पंडित नेहरू के बारे में बात कर रहे हैं। एक आप सेशन रख लीजिए ना, उसमें सिर्फ पंडित नेहरू की डिस्कशन होगा, उसके बाद बंद कीजिए। And I think she was quite right. Why would the Congress allow this thing to happen? Whether it is Nishikant Dubey or anybody else, you cannot just spread lies like this. और दूसरी बात है सर, उनकी पर्सनल लाइफ है पंडित जी की, उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। आप याद रखें, पंडित जी वॉज अ विडोअर, उनकी वाइफ तो जा चुकी थी। मतलब क्या हो क्या रहा है ये, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं आई फाइंड दिस वेरी स्ट्रेंज। इन एनी इवेंट, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। इट्स बीन अ ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू, एंड आई होप वी गेट डिटेल्स ऑफ द इंडो यूएस डील वेरी क्विकली। आई होप वी गेट दोस। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो मच। तो प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये बनती है, अशोक यादव जी आए चले गए, हमारे क्या नाम है इनका, शैलेश पांडे जी, उनके दिल को इतना धक्का लग गया कहने की अपनी आरएसएस के ऊपर से बात हुई। आई एम सरप्राइज, आरएसएस के ऊपर तो हमेशा बात होती है। यू कांट एक्सपेक्ट द कांग्रेस और एनीबडी एल्स और द आरजेडी टू प्रेज द आरएसएस, वो तो कभी नहीं करेंगे सर। तो मतलब इसमें इतना उत्तेजित होने वाली या भावुक होने वाली बात क्या है, मतलब आपको क्या लगता है सर? पांडे जी कुछ बोलना चाहते थे शायद, उसमें वो हम तो बोल रहे थे, उनको बोल दीजिए, जितना मर्जी बोलिए, आपका चैनल है, जो मर्जी बोलना हो बोलिए। आई डोंट नो व्हाई पांडे जी डिड नॉट वांट टू स्पीक। आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज। ऑल आई एम सेइंग इज एट द एंड ऑफ द डे द फैक्ट इज दैट एवरीथिंग इज गोइंग हेवायर। अगर आप देखें, the level of discussion has gone on a different train altogether. The Congress had and still does, they have a huge opportunity to force the government to come on and talk about the India-US trade deal, the India-Europe trade deal, and the other 6 or 7 trade deals that they have signed. आप उसके ऊपर बात करें ना, आप उसके ऊपर बात करें कि भाई किसानों का इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। अब मैं तो सर पार्लियामेंट में हूँ नहीं, ना ही आप हैं। We are not advisors, we are not, how shall I put it, so intellectually evolved that we can advise people like Mr. Rahul Gandhi or Priyanka Gandhi or KC Venugopal or anybody else. But what it would have been better, very frankly speaking, if the Congress had worked out a strategy to force the ruling party to reply. अगर आप सिर्फ डॉक्टर जनरल नरावणे की किताब को लेकर के, क्या है कि जनरल नरावणे की किताब को लेकर के कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला बीजेपी को सर, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अभी तो पिक्चर भी आ रही है गलवान वैली पे सलमान खान की सर, और उसके अलावा गलवान में जो भी वहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें टास विच इज अ रशियन न्यूज एजेंसी, दे रिवील्ड दैट ओवर 48 चाइनीज सोल्जर्स वर किल्ड बाय आवर बॉयज। तो मेरा ये कहना है कि And even the stand-up that General Narawane is talking about, where you wanted absolute word from Prime Minister Modi, what action should be taken? In fact, when he was told to act on the best he can, और फिर उन्होंने टैंक लेके अपना हायर ऑल्टीट्यूड में टैंक्स देके Chinese withdrew. So Chinese withdrew the tanks and went away there. So they talk for that level talks. Their chief talked to our chief and they said, let us sit and talk. Sir, Narasimha Rao ji used to say that China and India are huge countries. We should not get agitated by what a few soldiers have done on the line of control, line of actual control. So all I'm saying is, why do they think? Because I think what they do is Mr. Rahul Gandhi's advisors just want him to create a sensation. कि नरावणे साहब की किताब है, नरावणे साहब की किताब है, उससे क्या होने वाला है? अरे कौन है द गवर्नमेंट? जैसे मैंने अभी कहा, एक ज़माने में एक ज़बरदस्त फूड चेन हुआ करती थी, फास्ट फूड चेन, जिसका नाम था निरुलास सर। It had very good food, nutritionally high level food, etc., etc. People used to swear by it, and it disappeared after the coming of, guess what? McDonald's and all the other big chains of the USA. So all I'm saying is, this is something which the Congress should be raising. They are not raising that at all. Now, even if we take up the Galwan clash, I mean, nobody called Prime Minister Modi when our soldiers butchered Chinese soldiers. Yes. They did. That particular commander took the action, what had to be taken. Yes. It was successful action. Modi stood by him.
Nobody questioned that आपने क्यों मार डाला उनको? Nobody told that. So I don't know why, and why Congress, if Congress is doing it, why don't BJP come out with proper answers? जब गलवान वैली क्लैश में कोई थोड़ी मोदी साहब को फोन करके परमिशन ले कि चाइनीज को मारू कि नहीं गए? अरे भाई सामने से अगर आ रहे तो मारो, मार दो। किसने मना किया आपको? तो यू आर सपोज्ड टू होल्ड योर पोजीशन. Yes. व्हाट आर यू देयर फॉर? आपने I would love to ask General Naravne, you were the COAS, if suppose your army commander had called you and told you मैं क्या करूं, what would you have done? Would you have told him? Wouldn't you have told him तेरे को वहां बिठाए काहे के लिए गया है? What are you there for? I mean, come on. So our soldiers also attacked them with the they took the wired bats and beat the hell out of the Chinese. So if they are coming with tanks, you take your tanks. Sir, If there's a violation, all violations are right. So there, I think General Naravne had to take a decision himself. And when Modi tells him to take the right decision, why he wants particular decision, then Modi should come with a helicopter or something and. Sir, then General Modi, then Mr. Modi should be General Modi. He should not be Prime Minister of India. मेरा सिर्फ ये कहना है कि जनरल नरावने साहब, how can he say I felt alone? मतलब किसका क्या मतलब हुआ? मेरी समझ के No, बाहर what है. kind of leadership you are trying to project? Yes. अरे भाई, It shows the character and the leadership. you are the army commander there. Like for example, I'll give you an example from 1965 war. 1965 war में, as Amrinder Singh recalls, he was the ADC to Lieutenant General Harbaksh. He was the Western Area Commander. GOC Western Command. उनको जनरल चौधरी साहब, जनरल जयेंद्रनाथ चौधरी, who was the COS, Chief of Army Staff, उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान is attacking in bulk, we will not be able to defend, you fall back on Jalandhar. So Harbaksh sent back a note to him saying, give me the orders in writing. Give me the bloody orders in writing. I am not going to leave Amritsar under any circumstances. He said, what should I do? Allow these guys to take over the Golden Temple. Those orders never came. What did Harbaksh do? There is a battle which is known as the Battle of Asal Uttar in Khemkaran. Pradeep Bhai, it is General Harbaksh who planned out the entire strategy along with two of his chaps. They created a graveyard for Pakistani pattern tanks. Even now there are hulks of 93 pattern tanks over there at तरन तरन के आगे एक जगह है खेमकरन, और उसके अंदर एक गांव है जिसका नाम हमने अब चेंज कर दिया. उसका नाम है असल उत्तर, यानी असली जवाब, जहां पर हवलदार अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र मिला था 8 पैटर्न टैंक नष्ट करने के लिए. सो जनरल मतलब हरबख्श सिंह didn't turn around and say I felt alone. What are you talking? I want instruction, what should I do? Or for that matter, our friend, our very, very dear friend who is now not there in the world anymore, but very dear friend, you introduced me to him in fact, Lieutenant General Hoon. Lieutenant General Hoon was told by Indra ji, what do you need to do to secure Jammu and Kashmir? He said, we need to take over Sachin. She said, go ahead and do it. He didn't go back to her and tell her, what are my plans, etc. etc. आज की तारीख में 1984 में हम लोगों ने 1983-84 में हम लोगों ने साइचिन ग्लेशियर को we took it over. It was a disputed territory. ये कहा गया था कि the line south of NJ 9842 will be here and north of this will be here. He said, go to hell, I don't see any line. I only see India. That's it. So he took it over. He didn't turn around and say, hey, listen, I felt alone. ये क्या है? This is not done. Absolutely not done. I don't know why General Naravne should be saying this, and I still can't figure out why should Rahul Gandhi be raising this issue. This is absolutely not done, sir. Absolutely not done. If you remember, when Sam Manekshaw, I'm not talking about the 1971 war here, I am talking about after 1962, Sam Manekshaw was made Eastern Army Commander. He said, what did he say to all the boys over there? Only I can order a retreat, and such orders will never be given. This is in spite of the fact that even Pandit Nehru did not want a further conflict with the Chinese. But as Sam Manekshaw said, then you send somebody else. I will not allow them to come inside. Not under my So watch. if there is a breach of any part of the agreement, the whole agreement has to stand. If they have breached one, you breach the other. That's it. That's it. That's it. That's what the are general you? not to do. My point is very simple. General Naravne Saab, what were you there for? You were the army commander. You were Lieutenant General at that time. Certainly COS was somebody else. Why didn't you call up your Chief of Army Staff? Why did you have to call up the PMO?
सीधी सादी बात है ना प्रदीप भाई, ये क्या है, मतलब मेरी समझ के बाहर है सर ये। और मेरी समझ के बाहर ये भी है कि राहुल गांधी जी क्यों ऐसा कर रहे हैं। और सबसे एक हास्यास्पद बात यह है, मेरी समझ में तो राहुल गांधी जी को बोलने देना चाहिए था। दिस पुट्स द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी एंड द एंटायर थिंक टैंक एज फार एज द इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट इज कंसर्न्ड इन ए वेरी गुड लाइट। हमारे जितने भी आर्मी कमांडर्स हैं उनके पास ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस है, आप जो करना है आप करो। क्या है, I don't know why they're doing it. In any event, who listens to me anyway? That's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के प्रदीप जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? No, that's it. Fantastic. I mean, this actually the talks on General Narawane's book. It serves as a Bible for future military leaders. What should you do? What should you not do? What should you not do and what? Why you should not wait for instructions from why the you PMO? should do something and why you should not do something. सिंपल बात है, आप कर लीजिए और उसके बाद पीएमओ को इन्फॉर्म कर दीजिए कि भाई ये सब मुझे कहा गया था करने के लिए, ये आ गए थे अंदर, मैंने इनको बाहर खदेड़ के भगा दिया। बस टैंक That's it, end of story. जाएगा, हम टैंक लेके पीछे थोड़ी भागेंगे, टैंक लेके आगे बढ़ेंगे। Well, in any event, that's just about it as far as we are concerned. In tonight's show, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया कर लो, प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल। When you click to that icon, subscribe. You subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. और प्रदीप जी ये भी सुनने में आया, योगी आदित्यनाथ जी और अभिमुक्तेश्वरंदा जी का जो डिस्प्यूट है वो जरा आगे बढ़ गया, बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। थोड़ा सा और बढ़ गया है वो, उसके बारे में कल बात करेंगे हम लोग। और योगी आदित्यनाथ जी तो कहते हैं भाई मैं तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना रहा हूँ उत्तर प्रदेश की, सारी दुनिया की ऐसी की तैसी। और 1.5-2 साल में पॉवर्टी को वाइप आउट करेंगे उत्तर प्रदेश से। एटलीस्ट बोल तो रहा है सर, एटलीस्ट ही इज वर्किंग टुवर्ड्स इट। जो भी है बाकी सब चीज छोड़ दिए। और आप जो है मतलब मैं आपको वही बोल रहा हूँ ना कि कांग्रेस इज स्टिल लिविंग इन द एरा ऑफ पाथर पांचली एंड 2 बीघा जमीन, एंड मिस्टर मोदी इज लिविंग इन द एरा ऑफ धुरंधर एंड other things. So Mr. Modi is in HD color. These guys are still living in the black and white era. मतलब क्या है सर? और उसके पीछे आवाज़ जो चल रही है कुंदनलाल सहगल साहब की, आज की तारीख में जो आज के बच्चे हैं वो गा रहे हैं मोदी जी के लिए, तो बहुत फर्क है सर। Yes. That's it. So that's a basic difference between the BJP and the Congress right now. Well, that's just about it as far as we are concerned. आप सब लोगों को हमारे साथ रहने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद।